जयराम महतो को आप जानते हैं? कौन है? इसके बारे में कैसे आपको मालूम जयराम चला? का तो आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है सर। तो उसको तो अभी पूरे झारखंड में नहीं, इनफैक्ट पूरे इंडिया में वो बहुत ही नोन है अभी। तो किस तरह नहीं, वो तो हम भी जानते हैं। वो मेरा सवाल पूछने का मतलब ये था कि डॉक्टर जयराम महतो को जयराम महतो को आप किस तरह से जानते हैं? कि एक अच्छे नेता, युवा नेता, या फिर एक ऐसे नेता के तौर पर जो कि कभी बीजेपी की बी टीम, या कभी जयराम की बी टीम, या फिर एक अति उत्साही नेता के तौर पर? सर, एज ए पर्सनल अगर मैं बात करूं जयराम की, तो मैं भी उसका एक फैन फॉलोअर हूं और मैं भी उसका फैन ही हूं। और मैं जयराम के विषय में एक ही मतलब लाइन में टाइटल में उसको कहना चाहूंगा कि वो अभी झारखंड के लिए यूथ आइकन है। जो उनकी जो आइडियोलॉजी है वो काफी मतलब खास करके जो पढ़े लिखे युवा है उनको बहुत ही ज्यादा प्रभावित कर रही है। अगर आप झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो आज से 2 साल पहले झारखंड के युवा ऐसा लग रहा था कि सोए हुए हैं, बट उनकी आवाज सुन के अभी लग रहा है कि झारखंड के युवा जाग रहे हैं और आगे आने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि झारखंड के युवा आगे आके पहले मतलब किसी मतलब कतराते थे किसी नेता से अपनी बात रखने के लिए, अपने अधिकारों की बात करने के लिए कतराते थे, किसी सरकारी अधिकारी या ब्यूरोक्रेट के पास अपनी बात रखने के लिए कतराते थे। तो कहीं ना कहीं जो जयराम भाई हैं उसने सारे झारखंड के पूरे युवाओं को एक जगाने का प्रयास किया है और एक तरह से कहें कि उनको एक अधिकारों के बारे में जागृत किया है कि लोग आज अपने इतने ज्यादा उत्साहित हैं और इतने ज्यादा जयराम को लेके उनका क्रेज है पूरे झारखंड में युवाओं के लिए। लेकिन आइडियोलॉजी को लेकर क्या उनकी आइडियोलॉजी किस तरह से, लेफ्ट है, राइट है, या फिर सेंटर है, या यूथ को लेकर? क्योंकि राजनीति में आइडियोलॉजी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, और उसके बिना अगर आप बहुत दिनों तक चल नहीं सकते। जिस तरह से अगर केजरीवाल को देखें, केजरीवाल भी हम्म। बहुत मेहनत किया उन्होंने, दिल्ली में पार्टी को खड़ा कर दिया। लेकिन उनकी आइडियोलॉजी बहुत कंफ्यूज टाइप है। कभी वो मंदिर को लेकर बहुत ये धर्म को लेकर कभी बहुत ज़्यादा धार्मिक हो जाते हैं, कभी बहुत ज़्यादा अधार्मिक हो जाते हैं, नास्तिक भी हो जाते हैं, आस्तिक भी हो जाते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें बहुत आगे आने वाले दिनों में थोड़ा खतरा हो जाती है। तो जयराम को आप इस नज़रिए से किस तरह से देखते हैं विचारधारा के तौर पर? चूंकि सर इस कॉन्टेक्स्ट में मैं ये कहना चाहूंगा, चूंकि हम लोग इंडिया में रहते हैं और इंडिया जो हमारा है वो का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक है और डेमोक्रेटिक होने के साथ साथ ये सेकुलर कंट्री भी है। तो अगर राजनीति में धर्म की बात करें तो ये मैं एक मतलब इसको मैं इस पे ज्यादा नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि राजनीति में धर्म का कोई मतलब रोल ही नहीं है। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है कि वी कैन नॉट यूज द रिलीजन एज आवर पॉलिटिकल टूल। तो राजनीति में अगर हम हैं, अगर देश सेवा की बात करते हैं, अगर समाज सेवा की बात करते हैं, या तो स्टेट की डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो धर्म और राजनीति को दोनों अलग अलग रखना चाहिए। और रहा बात जयराम की आइडियोलॉजी का, तो ये काफी अच्छा, जैसे झारखंड के अधिकारों की बात कर रहे हैं, जैसा कि झारखंड राज्य की अगर बात करें तो आज झारखंड राज्य को अलग हुए 23 साल हो गए हैं। और इन 23 सालों में यहाँ पे 23 साल नहीं, उससे क्योंकि मैं बोकारो जिला में रहता हूँ, तो बोकारो जिला चूंकि बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, नोन है बोकारो स्टील प्लांट के लिए। और आई थिंक बोकारो स्टील प्लांट का जो प्रोडक्शन हुआ था वो 1964 में हुआ था और अभी 2024 है। तो लगभग 60 साल हो गए हैं। तो मेरे ही जो फ्रेंड है, जो मेरे ग्रेजुएशन के फ्रेंड है, वो लोग बोलते हैं कि मेरा बोकारो स्टील प्लांट में जमीन गया और आज तक मुझे नौकरी नहीं मिली है। तो कहीं ना कहीं ये जो विस्थापन की प्रॉब्लम है, जो चूंकि झारखंड स्टेट जो है हमारा वो पूरे इंडिया में 40% मिनरल्स को देता है, तो कहीं ना कहीं हमारा झारखंड जो है वो इंडस्ट्री और माइनिंग के लिए फेमस है। और जब हम इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे, इंडस्ट्री का डेवलपमेंट करेंगे और माइनिंग करेंगे, तो ये जो विस्थापन की समस्या वो आती जाएगी, आती रहेगी। तो ये जो विस्थापन की जो समस्या है, जो डिस्प्लेसमेंट का जो प्रॉब्लम है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है अभी झारखंड के लिए। बट अभी तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में, झारखंड में 23 साल हो गया, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने इशू को नहीं उठाया था, उस डिस्प्लेसमेंट जो विस्थापित लोग हैं, विस्थापित लोगों के दर्द को नहीं उजागर किया था। आई थिंक जयराम इज द ओनली वन जो ये सब इनलाइट मतलब ला रहे हैं, लाइट में ला रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, इसलिए भी शायद लोग उनके प्रति ज्यादा जागरूक हो रहे हैं। और दूसरी बात वो शिक्षा की भी बात कर रहे हैं कि
शिक्षा पढ़ो और अपने अधिकारों को जानो और खुद के लिए लड़ो। तो इसके लिए भी शायद कहीं न कहीं युवा इन विचारधाराओं से उनको प्रभावित कर रहे हैं। और चूँकि हमारा जो झारखंड है, वो एक आदिवासी बहुल राज्य है, इसमें आदिवासी ज़्यादा है और आदिवासियों के लिए जल, जंगल और ज़मीन ही भगवान होता है। तो कहीं न कहीं जयराम हमेशा जल, जंगल और ज़मीन की बात करते हैं, इसलिए आदिवासियों का भी उनके प्रति प्रेम और मतलब जो लगाव है, वो ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। तो इसी तरह अगर ओवरऑल देखें तो झारखंड के जो लोग हैं और झारखंड के जो युवा हैं काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं जयराम की विचारधारा से, उनकी आइडियोलॉजी से, उनके वर्किंग स्टाइल से। अब बात हम आपके आपके आपकी जो प्लानिंग है उस पर भी बातचीत करेंगे, लेकिन अभी जो झारखंड में एक बड़ा मुद्दा चल रहा है, बड़ी खबर चल रही है, वो हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन के हुँ। जेल जाने को, फिर जेल से बाहर आने को किस तरीके से आप देखते हैं? सर आई थिंक इट्स अ पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी। ये एक राजनीतिक साजिश के तहत हम इसको देख रहे हैं। तो यानी हेमंत सोरेन को राजनीतिक साजिश के तहत जेल भेजा गया। शायद हो सकता है सर, क्योंकि जो पूरे इंडिया की अगर राजनीतिक माहौल की अगर बात करें तो एक ही पार्टी डोमिनेटेड हो रही है यहाँ पे। सारी जितने भी छोटी-बड़ी पार्टियाँ उभर के आ रही हैं, उनको कहीं न कहीं दबाने का प्रयास किया जा रहा है। चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे वो हेमंत सोरेन हो, चाहे वो कोई भी और दूसरी पार्टी हो, कहीं न कहीं उसको डोमिनेट करने का और प्रयास करने का मतलब कोशिश किया जा रहा है। अभी सर आज ही की मैं आपको बात बता रहा हूँ, एक बहुत ही लाइव इंसिडेंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। आज मेरे पास एक हेलो, हाँ, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हाँ, आ रही है, कॉल आ गया होगा आपका। हाँ, तो एक ने बताया कि उसका जो घर है, घर से प्रॉपर्टी रिलेटेड उसका कुछ डिस्प्यूट हो रहा है। उसकी घर फूस की है और बारिश के कारण उसकी घर मतलब पूरे मतलब पानी से भर रहा है, तो उसको रहने में काफ़ी परेशानी हो रही है। लेकिन जब वो घर बना रहा है, तो कुछ बाहरी लोग आके उसको मतलब बोल रहे हैं कि तुम ये घर नहीं बना सकते हो, रिपेयर नहीं कर सकते हो। तो इसके लिए जो विश्व की जो सबसे कथित रूप से कही जाने वाली सबसे बड़ी पार्टी है, उस राजनेता के पास ये बंदा जाता है। तो और बोलता है कि मुझे आपकी मदद चाहिए, प्लीज़ आप मेरी मदद करो। तो उस राजनेता का इसके पास क्या जवाब आता है कि आपने तो हमको वोट ही नहीं दिया, आपने जयराम को वोट दिया है, तो हम आपकी मदद क्यों करें? तो इस तरह का अगर रवैया राजनेताओं का रहे, तो सर इस तरह का अगर रवैया अगर मतलब विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के लोग अगर नेता रखते हैं, तो कहीं न कहीं जो हमारा भारत का जो लोकतंत्र है, वो सर खतरे में है। क्योंकि लोकतंत्र की खूबसूरती है सर कि हमारा जो नेता बैठा है, उसका विपक्ष में भी एक नेता होना चाहिए, ताकि उसको वो नेता जो है उसकी कमियों को उजागर कर सके। और संविधान भी हमको ये अधिकार देता है कि हम जो हमारे नेता हैं, उसको हम लोग क्या कर सकें, मतलब कमेंट कर सकें, उसको मतलब क्या कर सकें, मतलब वो जो गलत काम कर रहे हैं उसको उजागर कर सकें। तो कहीं न कहीं सर इस तरह की एक्टिविटी जो हो रही है, तो मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी के लिए मतलब थोड़ा-सा प्रॉब्लमैटिक है। लेकिन आप जो कहानी बता रहे हो बहुत ही कह सकते हैं कि एक खतरनाक स्तर पर लोकतंत्र का पहुंचना ये बता रहा है, क्योंकि कुछ दिनों पहले बिहार के एक नेता ने मुसलमानों यादवों को लेकर भी बहुत बड़ा बयान इसी तरह कर दिया था कि उन्होंने वोट नहीं दिया, उनके लिए वो काम नहीं करेंगे। तो लोकतंत्र में ये इस तरह की चीज तो बहुत खतरनाक होती है कि आपने वोट नहीं दिया। पहला तो कि आपको कैसे मालूम कि हमने वोट नहीं दिया? ये भारत में गुप्त मतदान की प्रथा है। ये जिस तरीके से अब लोगों को मालूम चल जा रहा है कि वोट किसे मिल रहा है, किसने किसे दिया, ये भी एक खतरनाक बात है। और दूसरी कि अगर वोट नहीं दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको अधिकार छीना जाएगा, या फिर अगर हुँ। जनप्रतिनिधि है तो आपको मदद नहीं करेंगे आप। एक जनप्रतिनिधि को सर आई थिंक समान रूप के सबको ट्रीट करना चाहिए और किसी को ये पता नहीं होता है कि वोट किसने दिया है। अगर सर इस तरह की अगर बात हो जाए कि किसी पार्टी पॉलिटिकल पार्टी को जो आदमी वोट देगा, वही उसी को वो मदद करेगा, तो फिर कहीं न कहीं सर डेमोक्रेसी हमारा खतरे में है, पूरा खतरे में। तो फिर सर इस हिसाब से तो उस आदमी का सरकार को टैक्स भी नहीं वसूलना चाहिए। सरकार तो टैक्स समान रूप से सबका वसूल रही है, तो समान रूप से सबको ट्रीटमेंट देना चाहिए, पर कहीं न कहीं ये सारी बातें आ रही है। तो सर ये सारी बातें जो है, ये कहीं न कहीं सर मेरे दिमाग में भी खटकती है और लगती है कि हम लोग को भी आगे आना चाहिए और इनफैक्ट लोगों को जगाना चाहिए, इनफैक्ट इन लोगों को जगाना चाहिए। इसलिए सर मैं एक शिक्षा सबका अधिकार नाम का एक मुहिम चला रहा हूँ। जैसे सर जयराम लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं और जयराम लोगों के अधिकारों की बात कर रहे हैं। तो मैं इसमें क्या सोच रहा हूँ सर, अगर अधिकार
अधिकार, लोग अपने अधिकारों को कब जानेंगे? जब शिक्षित होंगे तो अपने अधिकारों को खुद जानेंगे, और जब लोग शिक्षित हो जाएंगे तो पावरफुल भी बनेंगे और अपने लिए वो क्या कर पाएंगे, बोल पाएंगे। तो इसलिए मैं क्या सोच रहा हूँ कि अगर हम लोग अभी से, जो आने वाली पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, जो 9, 10, 11, 12 के बच्चे हैं, उनको अगर अच्छे से एडुकेट करें हम। देखिए सर, एक साक्षर होना और शिक्षित होना बहुत, दोनों में बहुत डिफरेंस है। अगर झारखंड की लिटरेसी रेट की बात करें तो झारखंड का लिटरेसी रेट 60% है। तो लिटरेट होना मतलब साक्षर होना। साक्षर होने का मतलब है कि आप एक भाषा को पढ़ने का ज्ञान रखते हैं और सिग्नेचर करना जानते हैं। और शिक्षित होने का मतलब है कि आप अपना भला बुरा समझ सकते हैं, देश का भला बुराई समझ सकते हैं। इसलिए हम चाह रहे हैं कि सर, जो झारखंड है, झारखंड को मतलब लिटरेसी रेट जो है, मतलब इसका साक्षरता से इसको मतलब शिक्षित की ओर लेके जाएं। क्योंकि सर, मेरा ये मानना है, अगर पढ़ लिख जाने के बाद अगर किसी युवा को सरकारी नौकरी नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं। पढ़ लिख जाने के बाद अगर किसी युवा को प्राइवेट नौकरी नहीं मिलती है, कोई बात नहीं। अगर वो इंसान सक्सेसफुल नहीं भी बन पाता है, कोई बात नहीं। अगर वो शिक्षित है तो देश को एक जिम्मेदार नागरिक मिलेगा। और इसकी अभी देश को सबसे ज्यादा जरूरत है, एक मतलब रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की। दिस इज द नीड ऑफ टाइम फॉर आवर कंट्री, ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। सो आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी यूथ, प्लीज एडुकेट, एडुकेट, एडुकेट। इसलिए सर, मैं जो शिक्षा सबका अधिकार कार्यक्रम चला रहा हूं अपने एनजीओ झारखंड फाउंडेशन केंद्र के माध्यम से, उसमें मैंने एक नारा रखा है कि पढ़ो और पढ़ाओ, पढ़ो और पढ़ाओ, पढ़ो और आसपास के लोगों को पढ़ाओ। लेकिन ये आपने जो बात कही कि एजुकेशन वाली बात, एजुकेशन होनी चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन आजकल तो सबसे जो कह सकते हैं धार्मिक कट्टरता को लेकर, अंधविश्वास को लेकर, जिस तरीके से सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग ही खतरनाक माने जाते हैं, तो इसको सबसे किस तरीके से, ये कैसे दूर करेंगे? जबकि संविधान की बात जैसे ही होती है तो यही पढ़े लिखे लोग ही सबसे ज्यादा विरोध करते हुए नजर आते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के द्वारा हो या संविधान बदलने की बात हो, तमाम लोग समर्थन करने में जुट जाते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर्स, तमाम लोग। इस बात पे मैं ये कहना चाहूंगा सर, उन लोगों को इन्फ्लुएंस किया जाता है। कुछ लोग कुछ लोग उन लोगों को, कोई पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी हो या कोई संस्था हो, ऐसे लोगों को इन्फ्लुएंस करती है। और इन्फ्लुएंस करने के बाद जो आईटी सेल है, मतलब जो ये जो सोशल मीडिया का टाइम है, उस सोशल मीडिया के टाइम से लोगों को वो भ्रमित करने का काम कर रही है। तो मैं ऐसे शिक्षित युवाओं से यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो हम लोग व्हाट्सएप में पढ़ते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात को ध्यान न दें। अपना सोचे समझे, एनालाइज करें, फिर किसी बातों को मतलब हम लोग आगे बढ़े। जैसा कि मैंने कल एक प्रोग्राम किया था, एक बहुत ही मतलब गांव था, रिमोट एरिया था, तो वहां पे मुझे काफी अच्छा रिस्पांस मिला। तो जब मैंने फेसबुक पे मतलब उसको, मैंने उसकी फोटो को डाला, तो एक आदमी का मेरे पास रिप्लाई आया कि प्लीज आप अपने जो एजुकेशन का प्रोग्राम कर रहे हैं उसमें हिंदू धर्म के बारे में भी बताएं। इस तरह का मुझे मतलब कमेंट आया था। तो सर, धर्म क्या है? धर्म सर लोगों को मूर्ख बनाने का एक तरीका है और कुछ नहीं है। अगर किसी देश को हम लोग को शक्तिशाली बनाना है तो शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है, और अगर किसी देश को मूर्ख बनाना है तो धर्म सबसे बड़ा हथियार है। धर्म तो सर हमारे आस्था की बात है, हम सर हिंदू धर्म से हैं और हम हिंदू धर्म में विश्वास करते हैं, राम भगवान को मानते हैं, ये हमारी आस्था की बात है। अगर कोई धर्म हम पे थोपेगा तो थोपने से कोई धर्म को नहीं मानेगा। और सर, मानव का जो सबसे बड़ा, तो चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, मानव का जो सबसे बड़ा धर्म होना चाहिए वो सर होना चाहिए मानव सेवा। आप मानव की सेवा कीजिए, ये सबसे बड़ा धर्म होना चाहिए हम लोगों का, मेरे अब अकॉर्डिंग। बात करते हैं जयराम से आपकी क्या बातचीत हुई है चुनाव को लेकर? आगे प्लानिंग क्या है? क्या आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, या फिर ऑफर मिला आपको, या फिर आप कोशिश में है कि टिकट मिल जाए, या फिर आगे जो जयराम से आपकी क्या मुलाकात हुई, तो किस तरह की बात हुई आपको? सर, ये जो क्वेश्चन आपने पूछा, ये वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग क्वेश्चन है अभी मतलब सोशल मीडिया में सर। तो मैं इसको बहुत मतलब क्लियर स्टेटमेंट देना चाहूंगा कि मेरे जयराम से कोई इस तरह की बात नहीं हुई है, ना ही मैं उनसे कभी मिला हूँ। हाँ, बहुत पहले एक बार जब वो मेरे गांव आए थे तो उनसे मेरा हाय हेलो हुआ था। उसके बाद ना मैं उनसे मिला हूँ और ना मैं उनसे मतलब कभी मैंने बात किया है। और रहा बात चुनावी दौर का, तो सर मैं ये बात बहुत क्लियर स्टेटमेंट देना चाहूंगा कि मैं कोई राजनेता नहीं हूँ सर, ना ही मैं कोई नेता हूँ। मैं सर सिंपली एक आईआईटी से पीएचडी किया हुआ और अमेरिका से पोस्ट डॉक्टरेट किया हुआ गांव का एक बच्चा हूं, जो झारखंड में गांव गांव घूमकर शिक्षा की ज्योत को जगाना चाहता है। तो जब मैं इस तरह के प्रोग्राम कर रहा हूं, गांव गांव में जाके, स्कूल में जाके, तो कहीं ना कहीं फेसबुक के माध्यम से मुझे लोग कमेंट कर रहे हैं कि भैया आप जो बोलते हैं, आपका जो बोलने का तरीका है, जो आपका समझाने का तरीका है, जो आप प्रॉब्लम को हाईलाइट कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा है।
तो आप जेबीकेएसएस के साथ चुनाव लड़िए, ऐसा पब्लिक का डिमांड है। और हाल ही में मुझे एक जेबीकेएसएस के मतलब मीटिंग में बुलाया गया था, जिसने मैंने ये भी कहा था कि ये मेरे जेबीकेएसएस का पहला मतलब ऑफिशियल मीटिंग है, क्योंकि जेबीकेएसएस की विचारधारा अच्छी है, तो मैं जेबीकेएसएस से जुड़ा हुआ था, पर डायरेक्टली नहीं जुड़ा हुआ था, मतलब प्रत्यक्ष रूप से नहीं इसके साथ काम कर पा रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं पीएचडी कर रहा था, और पीएचडी करने पे हम लोग को लैब में रिसर्च करना पड़ता है। तो मंडे से मतलब फ्राइडे तक हम बिजी रहते थे, तो संडे सैटरडे को जो भी लास्ट 2 ईयर में जेबीकेएसएस का प्रोग्राम हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं एक सदस्य के रूप में, एक कॉमन पीपल के रूप में मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया है। लेकिन जो मेरा पहला ऑफिशियल मीटिंग था वो उस दिन था, और उस मीटिंग में मैंने जब अपने विचारों को रखा, तो कहीं ना कहीं वो सोशल मीडिया पे वायरल हो गया, और सोशल मीडिया के थ्रू लोग मुझे मतलब आगे आने के लिए मतलब प्रेरित कर रहे हैं। तो चुनावी माहौल में मेरा जयराम के साथ कोई बात नहीं हुआ है, ना ही कोई इस तरह का मतलब चुनाव लड़ने की कोई इस तरह की बात हुई है। लेकिन आने वाले टाइम में अगर जनता अगर मुझे चाहेगी, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि जब कोई भी, चाहे इंडिया में हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, या तो वो मुखिया का चुनाव हो, या तो लोकसभा का चुनाव हो, या तो मेयर का चुनाव हो, या वार्ड मेंबर, जिला परिषद, कोई भी चुनाव हो, मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को सबसे पहले पब्लिक सर्वे कराना चाहिए, पब्लिक पोलिंग कराना चाहिए कि हु इज द बेस्ट सुटेबल कैंडिडेट फॉर यू। आपके लोकेलिटी में आप रहते हो, तो आप जानते हो कौन आपके लिए अच्छा काम कर सकता है। तो ऐसा अगर सर्वे एक अगर पॉलिटिकल पार्टी कराएगी, तो शायद कहीं ना कहीं देश को अच्छा नेता मिलेगा। तो इस कॉन्टेक्स्ट में मैं जेबीकेएसएस की पार्टी से भी यही मतलब कहना चाहूंगा, मेरा ओपिनियन रहेगा, मेरा सजेशन रहेगा कि अगर आप विधानसभा में कैंडिडेट उतार रहे हैं, या तो लोकसभा में कैंडिडेट उतार रहे हैं, या किसी भी इलेक्शन के लोग उतार रहे हैं, तो प्लीज आप एक पब्लिक ओपिनियन कराइए। पब्लिक ओपिनियन के माध्यम से जो सबसे ज्यादा वोट वाला होगा, जिसको जनता चुनेगी, पहले से चुनेगी, आई थिंक उसको एक लीडर होना चाहिए, उसको चुनाव लड़ना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग, मेरे मतलब पर्सनल ओपिनियन है मेरा। हाँ, लेकिन ये तो देखिए जी, हाँ मनीष। जयदेव जी, आपके जैसे जो युवा आते हैं राजनीति में, वो अक्सर होता है कि किसी एक आकर्षण से आते हैं, चाहे वो अरविंद केजरीवाल का आकर्षण हो, चाहे वो प्रशांत किशोर का आकर्षण हो, या जयराम महतो का आकर्षण हो, एक आकर्षण से आते हैं, और उस आकर्षण से अगर उनकी उम्मीदें पूरी नहीं होती, या तो उनको चुनाव में टिकट नहीं मिलता, या मनचाही सीट नहीं मिलती, या फिर उनके चुनाव में जीत नहीं होती, तो वो बोरिया बिस्तर बांध के पुराने अपने प्रोफेशन में लौट जाते हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं। तो क्या ऐसी आपकी भी सोच है कि अगर मुझे जयराम महतो की पार्टी ने टिकट नहीं दिया, या कोई मनपसंद सीट नहीं मिली, या मेरे चुनाव में हार हो गई, तो फिर वापस लौट जाना है वहीं जहां से आए हैं? सर, इस मामले में मैं क्या कहना चाहूंगा, मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है, मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है, और मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं। मैं सपोर्ट कर रहा हूं जयराम की आइडियोलॉजी को। जिस दिन ये आइडियोलॉजी बदल जाएगी, कहीं ना कहीं मेरा भी सपोर्ट जयराम से मतलब वापस हो जाएगा। तो इस तरह मेरा कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है, और मतलब मैं किसी एक्सपेक्टेशन के साथ भी नहीं हूँ। सर, मेरा शिक्षा सबका अधिकार कार्यक्रम चल रहा है, ये कार्यक्रम मेरा हमेशा चलता रहेगा, लोगों के बीच में जाते रहूंगा। और चूंकि मेरा झारखंड फाउंडेशन केंद्र एक एनजीओ है, उसके थ्रू मैं लोगों से मतलब साल भर मतलब मैं जुड़ा रहता हूँ। तो मेरा सर ये सोशल वर्क का काम है, वो कंटिन्यू रहेगा। सर, अमेरिका से जो मुझे चीजें जो खींच के लाई है यहाँ पे, वो चीजें ये है कि सर, मैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और अटल बिहारी वाजपेयी जी का बहुत बड़ा फैन हूँ, और कहीं ना मैं उनको बहुत मानता हूँ। उनकी उन लोगों की मैंने कई सारी किताबें पढ़ी है, और उन लोगों की किताबों में कहीं ना कहीं ये लिखा हुआ था कि अगर आपका एजुकेशन, अगर आपका क्वालिफिकेशन, अगर आपके गांव के काम नहीं आ सका, आपके देश के काम नहीं आ सका, तो राज्य के काम नहीं आ सका, तो आपका एजुकेशन एकदम बेकार है। पहला नंबर। दूसरा नंबर, जब मैं झारखंड आया और जब मैं शिक्षा सबका अधिकार कार्यक्रम चलाने लगा, तो लोगों का मुझे इतना जबरदस्त प्यार मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि अमेरिका में अगर मैं रह के करोड़ों रुपए भी कमाऊं ना, तो ये सारे मतलब जो लोगों का प्यार है, उसको मैं जिंदगी में खरीद नहीं पाऊंगा। तो फिर मैं कहना चाहूंगा, मेरा कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है, और मैं जयराम की आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर रहा हूँ। अगर जयराम ने अपनी आइडियोलॉजी बदली, तो कहीं ना कहीं मेरा भी सपोर्ट क्या होगा, उनसे मतलब छिन जाएगा। अभी वो जिस तरह की आइडियोलॉजी कर रहे हैं, मतलब आइडियोलॉजी की बातें कर रहे हैं, मैं आशा करता हूं कि जिन बातों पे है वो मतलब सत्ता में आने के बाद भी उस बातों पे अडिग रहे, तो मेरा समर्थन उनके साथ हमेशा लाइफ टाइम रहेगा। आपको नहीं लगता कि जयराम एक जाति विशेष की राजनीति करते हैं, या एक जाति विशेष के दायरे में बंधे हुए हैं, या जाति विशेष में ही उनकी लोकप्रियता है? बहुत अच्छा सवाल है सर, और कहीं ना कहीं इस सवाल से जब मैं यूएसए में उनकी एक वीडियो देख रहा था, तो मैं भी इस सवाल से ग्रसित हो गया था। तो मुझे भी लगा था कि ये बंदा भी पढ़ा लिखा बंदा होकर भी वही काम कर रहा है जो अलग पॉलिटिकल पार्टियां कर रही है, जाति और धर्म। लेकिन सर,
जब बाद में मैंने उनको पर्सनली लोगों से पूछा और मैंने जब उनकी पार्टी की एक्टिविटियां देखी, जब उनके पार्टी का विस्तार देखा, तो उसमें मैंने देखा उनकी पार्टी के विस्तार में कोई एक पर्टिकुलर मतलब जाति का कोई मतलब वहां पे बैठा नहीं है। उनकी पार्टी में सारे जाति के लोग हैं और सारे धर्म के लोग हैं। तो मुझे नहीं लगता कि वो जाति धर्म की बात करेगा, मुझे नहीं लगता, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। नहीं, ठीक है। वो देखिए, जाति जाति व्यवस्था में कई बार क्या होता है कि कई पिछड़ी जातियां होती है, दलित आदिवासी की जो है उनको अपनी एकजुटता दिखानी पड़ती है ताकि संवैधानिक अधिकार उनको मिले। तो इस नजरिए से जाति व्यवस्था, जाति की राजनीति बहुत खराब नहीं मानी जा सकती है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जिस आइडियोलॉजी को लेकर या झारखंड की बात करती है, वही आइडियोलॉजी भी कमोबेश जयराम महतो की भी है। अब दोनों का कैंडिडेट जब चुनाव मैदान में आमने सामने होते हैं, तो एक तीसरी पार्टी चुनाव जीत जाती है। ये जो धर्म की राजनीति करती है। तो इस खतरे को आप किस तरीके से देखते हैं कि क्या दोनों में समझौता होना चाहिए या इस तरह से कैंडिडेट देना चाहिए? क्योंकि राजनीति जीतने वालों के लिए विधानसभा या संसद में पहुंचता, उसके बाद बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि जीतना महत्वपूर्ण है इसमें। और एक राजकुमार चौधरी इसी सवाल को लिख रहे हैं कि किसी की पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। तो राजेश कुमार, तो इस पर क्या आप सोचते हैं? सर अभी मेरा इस पे ओपिनियन ये है कि जयराम की पार्टी को जिस तरह की वो आइडियोलॉजी विचारधारा को लेकर चुनाव मैदान में उतरी है, वो अगर किसी दूसरे या तीसरे पार्टी के साथ अलायंस करेंगे तो कहीं ना कहीं लोगों का भरोसा वो खो देंगे। तो जयराम की जो पार्टी है उसको सर अभी इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ना चाहिए। चुनाव लड़ने के बाद अगर पोस्ट अलायंस पे वो लोग बात करते हैं, पर पोस्ट अलायंस पे अगर बात करते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को सरकार बनाने के लिए, तो उस समय भी इनको ये मंथन करना चाहिए कि झारखंड में जिन चुनावी मुद्दों के साथ वो लड़े हैं और उनको झारखंड की जनता ने जो विजय दिलाई है, वो चुनावी मुद्दे जो उनका इलेक्शन मैनिफेस्टो होगा, इलेक्शन मैनिफेस्टो में जो वो बात कहेंगे, वो सारी बातें जिस पार्टी से वो अलायंस कर रहे हैं वो मानने के लिए एग्री है या नहीं है। अगर वो पार्टी एग्री करती है उन सारी बातों को मानने के लिए, तो आई थिंक पोस्ट अलायंस के लिए वो सोच सकते हैं, बट प्री अलायंस के लिए आई डोंट थिंक इट इज रिकमेंडेबल फॉर दिस न्यूली बॉर्न जेबीकेएसएस पार्टी टू अलायंस विद एनी बिग पार्टी। मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है। लेकिन अब इसमें यह भी है कि अगर अलायंस नहीं होता है और जिसकी वजह से एक ऐसी पार्टी जीत जाती है जिसको आप भी पसंद नहीं करते, जेएमएम नहीं पसंद करता है, तो ये जो राजनीति का ये जो मोड़ होता है आजकल देख रहे हैं, गठबंधन अलायंस इसलिए भी किया जाता है ताकि वोटों का बंटवारा नहीं हो। और जेबीकेएसएस 1932 के खतियान को लेकर और तमाम जो झारखंडी मुद्दे को लेकर चुनावी मैदान में रही या अपना एक आंदोलन के तौर पर चलाते रहे जयराम महतो, और वही एक मुद्दा जेएमएम का भी है। तो दो मुद्दों के बीच एक तीसरी जो दो बंदरों की लड़ाई में बिल्ली जो रोटी खा दिल्ली जाती में है, उस टाइप वो उस टाइप का खतरा भी आपको लगता है? देखिए सर, इस कॉन्टेक्स्ट में मैं झारखंड में ये कहना चाहूंगा कि झारखंड के लोगों को जागरूक होना पड़ेगा और देखना पड़ेगा, क्योंकि सर झारखंड बने हुए आज 23 साल हो गए और इन 23 सालों में लास्ट जो दो सरकार है वही स्टेबल हुई है, बाकी की जितनी सरकारें हैं वो स्टेबल रूप से नहीं हुई है। और आई थिंक चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, मतलब चेंज ही ऐसा चीज है जो कांस्टेंट होती है। तो आई थिंक इस बार मतलब जो पब्लिक है, मतलब जो झारखंड की जो 3.5 करोड़ पब्लिक है, उसको एक बार जयराम को चांस देना चाहिए और उसको मतलब जिताना चाहिए। और अगर नहीं होती है तो फिर नेक्स्ट टाइम तो जनता का हाल तो वही रहता है, आप भी जानते हैं इलेक्शन के बाद क्या हाल होता है। तो आई थिंक इस नई पार्टी को वो लोग चांस दे के देखें, अगर ठीक है तो ठीक, नहीं तो फिर नेक्स्ट 5 ईयर में तो इलेक्शन आएंगे, क्योंकि उनका कंडीशन तो वैसे का वैसा ही रहना है। लेकिन जिस तरह आशा और विश्वास के साथ, मतलब जिस निगाहों से, मतलब ये जो जेबीकेएसएस जो पार्टी आई है झारखंड के लोगों के लिए एक उम्मीद बन के आई है, और आई होप कि इस उम्मीद को झारखंड की जो जनता है उतना ही सपोर्ट करेगी जेबीकेएसएस को, और वो एक उभरती हुई बड़ी पार्टी बन के झारखंड में आएगी और लोगों की उम्मीदों में खरा उतरेगी। तो मेरा तो यही मतलब सजेशन रहेगा लोगों से कि इस पार्टी को सपोर्ट करें और एक बार एक मौका देखिए, और नहीं तो हमारे पास हर साल 5 साल के बाद एक मौका आता है। अब देखिए, राजनीति में जो है यह एक बहुत फेमस कोट है महात्मा गांधी का, साध्य और साधन में शुद्धता जरूरी है। तो अब जिस स्तर पर राजनीति हो रही है, हम और आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि किस तरीके से प्रभावित किया जा सकता है। अब हम जो बातचीत कर रहे हैं वो भी प्रभावित हो सकती है एल्गोरिदम के जरिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा दिया जाए या संदेश को पहुंचा दिया जाए। तो क्या आपको ये नहीं लगता है कि जो बड़ी पार्टी है या जो ताकतवर पार्टी है, जिसके पास सारी एजेंसियां हैं, जिसके पास सारी कॉर्पोरेट ताकत है,
वो जेबी केसेस को इतना प्रभावशाली बनाए जिससे कि उसको अधिक से अधिक वोट जेएमएम का मिल जाए, या आपको ये नहीं लगता है कि जेएमएम को ज्यादा नुकसान हो जाएगा, या कांग्रेस को, या फिर जो बीजेपी विरोधी पार्टी है उसको नुकसान हो जाएगा, बीजेपी को इसमें फायदा हो जाएगा? ये जो चीज होती है उससे बाद में फिर अफसोस नहीं होगा आपको अगर ऐसा होता तो, या जयराम को? सर इस बार जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है वो जहां तक मैं देख पा रहा हूँ, जहां तक मेरी, सर मैं इतना तो पॉलिटिकल एक्सपर्ट नहीं हूँ, मेरा जो ज्ञान है वो मेरा इन्वायरमेंटल साइंस और ड्रिंकिंग वाटर, वेस्ट वाटर, यही सब में सिमटा हुआ है। पर 1-2 महीने में जो आके मैंने यहाँ पॉलिटिकल मतलब पॉलिटिक्स के बारे में सीखा है, वो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार का जो विधानसभा का चुनाव है सर, वो ट्रायंगल होने वाला है। ये बहुत जबरदस्त मतलब विधानसभा का चुनाव होने वाला है। इसमें मैं त्रिकोणीय देख पा रहा हूँ। और जिस तरह की मतलब जयराम हमेशा मतलब बोल्ड होके बोल रहे हैं कि मैं किसी पार्टी के साथ किसी भी कीमत पे अलायंस नहीं करूंगा, तो कहीं ना कहीं मतलब ये चुनाव जो है विधानसभा का जो चुनाव है त्रिकोणीय होने वाला है। और इसमें जनता को सूझबूझ करके पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, भागीदारी करना पड़ेगा झारखंड की जनता को। तो यहाँ पे झारखंड की जनता की जो सूझबूझ है बहुत ही ज्यादा मायने रखेंगी इस पार्टी में। और नो डाउट जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं वो तो आईटी सेल के थ्रू मतलब जितने भी सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश भी करेंगे, बट इस स्टेज पे लोगों को अपनी सूझबूझ दिखानी होगी, झारखंड की जनता को सूझबूझ दिखानी होगी। झारखंड में क्या मुद्दे आप लोग को लग रहा है कि इस बार झारखंड में मुद्दे जो रहेंगे, क्योंकि बेरोजगारी एक मुद्दा कंटिन्यूअस चल ही रहा है, उसमें जो वादा हुआ था हेमंत सोरेन के द्वारा वो भी पूरा नहीं हो पाया, कोरोना भी बीच में आया, ये तमाम चीजें हैं। दूसरी तरफ जेल भी गए, बहुत सारे राजनीतिक उथल पुथल के साथ साथ एक बड़ा जो है कोरोना के तौर पर रहा, महामारी के तौर पर। तो 5 साल में झारखंड की सरकार को किस तरीके से देखते हैं आप, और आने वाले दिनों में जो मुद्दा होगा, कम से कम युवा किस आधार पर वोट करेंगे? सर इस कॉन्टेक्स्ट में तो झारखंड की अगर ओवरऑल इलेक्शन मतलब मुद्दे की बात करें तो सर यहाँ से जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है वो नंबर 1 डिस्प्लेसमेंट का और युवा बेरोजगार का। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि झारखंड एक खनिज बहुलक राज्य है और इसमें सर मतलब माइनिंग बहुत सारी इंडस्ट्री है, और इंडस्ट्री होने की वजह से इसमें कई हमारे झारखंड स्टेट में कई बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, जैसे बोकारो स्टील प्लांट हो गया, टाटा स्टील प्लांट होगा, मुंबई में हमारा एल्यूमिनियम का प्लांट है, बॉक्साइट का प्लांट है, इस तरह की कई। तो सर इतना सारा मिनरल होने के बाद भी, इतना सारा मतलब माइनिंग एक्टिविटी होने के बाद भी, इतने सारा इंडस्ट्री होने के बाद भी आप अगर बात करेंगे युवाओं की, तो झारखंड के युवा स्टिल अभी मतलब 40% युवा है पूरे झारखंड में, स्टिल अभी सारे युवा कहीं ना कहीं मतलब किसी न किसी रूप से बेरोजगार है। या तो फिर मैंने कोरोना के टाइम पे देखा, क्योंकि कोरोना के टाइम पे मैं फीड द नीडी कैंपेनिंग चला रहा था, और उसमें जो प्रवासी मजदूर थे रास्ते में जा रहे थे उसको भी मैं खाना डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था। उसमें मुझे कहीं ना कहीं न्यूज से पता चला कि झारखंड में जो 20 लाख युवा है वो बाहर काम करते हैं और वो इंडिया आने के लिए जद्दोजहद करते हैं। तो कहीं ना कहीं झारखंड के लोगों को कौन सी ऐसी मजबूरी है कि झारखंड में इतना इंडस्ट्री होने के बाद, झारखंड में इतना मिनरल्स होने के बाद भी इनको बाहर मजदूरी करने के लिए मतलब मजबूर कर रहा है। तो ये सारे मुद्दे जो है झारखंड में ज्वलंत मुद्दा है। अभी मैं कुछ दिन पहले लद्दाख गया था सर, बाइक से लद्दाख गया था। तो लद्दाख जो 5000 फीट की जो खारदुंगला पास है, जो वर्ल्ड का सबसे ऊंचा मतलब रोड ट्रिप है, वहां मैंने देखा एक मजदूर रोड बना रहा है, और उस मतलब वहां जो तापमान था माइनस में नेगेटिव में तापमान था। तो मैंने देखा कि वो मजदूर रोड बना रहा है। फिर मैंने बाइक को खड़े किया, मैंने पूछा भाई कहाँ से हो? तो बोला मैं झारखंड से हूँ। तो मैं फिर सरप्राइज हो गया कि यार झारखंड से तुम यहाँ आके इतने ऊपर माइनस में तुम काम कर रहे हो। तो वो बोलता है क्या करें साहब, झारखंड में हमें काम ही नहीं मिल रहा है, हमें कोई काम ही नहीं दे रहा। तो इस तरह की एक्टिविटी जो पॉलिटिकल पार्टी इस तरह के मजदूरों को अपने ही स्टेट में बसाने का काम करेगी, चाहे छोटा मोटा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चला के इस तरह के मजदूरों को स्किल बना के काम देने का काम करेगी। तो इस तरह का अगर मुद्दा लेके अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी चली, जैसे शिक्षा की भी बात कीजिए, तो जैसे मैंने यूएस में जब था तो मैंने बहुत कोशिश किया कि झारखंड का भी कोई बंदा मिले। तो इक्की दुक्की मतलब एक बंदा मिला था मुझे झारखंड का, बाकी सारे जो मतलब वहां मुझे इंडियंस मिल रहे थे मेरे आसपास में, मेरे पड़ोस में न्यूयॉर्क सिटी में, वो तो या तो साउथ इंडिया के मिल रहे थे, या तो महाराष्ट्र के मिल रहे थे, या केरला के मिल रहे थे। तो मैंने वहां पे देखा कि कौन सी ऐसी चीज है कि झारखंड के बच्चे आज यूएसए में नहीं है।
तो मैंने फिर कहीं ना कहीं रियलाइज किया कि झारखंड में जो शिक्षा की कमी है, उस कारण से बच्चे इतना आगे नहीं आ पा रहे हैं। तो ये सारे जो मुद्दा है, जैसे प्रवासी मजदूर, उनको अपने ही राज्य में रोजगार देने का काम किया जाए, जो युवा यहाँ से पलायन करके दूसरे स्टेट में जाके जो ठेला लगा रहे हैं, जो कुल्फी बेच रहे हैं, जो रिक्शा चला रहे हैं, उन सारे मजदूरों को अपने स्टेट में बसाने का काम किया जाए। अब दूसरा सबसे बड़ा सर, किसान, खेती। सर चूंकि झारखंड जो हिली एरिया, झारखंड मतलब झाड़ी का और पहाड़ों का लैंड जो है वो झारखंड है। तो झारखंड में जो बरसात होती है, तो बीइंग ए इन्वायरमेंटल स्पेशलिस्ट मुझे पता है, तो झारखंड में जो भी बरसात होती है ना, तो वो बरसात 80% कहीं ना कहीं दूसरे स्टेटों में वहां का पानी चला जा रहा है, जिसके कारण जो झारखंड के जो किसान है वो 12 महीने खेती नहीं कर पाते हैं। आप उत्तर प्रदेश चले जाइए, आप बिहार चले जाइए, आप साउथ इंडिया चले जाइए, वहां आप देखिए कि वहां के लोग जो है 12 महीने क्या कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं। पर झारखंड के लोगों के पास एक ही खेती है, वो भी धान की खेती। बट वो भी जलवायु परिवर्तन होने के कारण खेती मतलब बारिश नहीं हो पा रही, जिसके कारण वो किसान क्या कर पा रहा है, खेती नहीं कर पा रहा है। तो जो पॉलिटिकल पार्टी किसानों के बारे में मतलब उनके खेतों में पानी पहुंचाने के बारे में सोचेगी, तो इस तरह की पार्टी को आई थिंक मतलब इस तरह के मतलब रोजगार को लेके, किसानों को मतलब रिहेबिलिटेशन को लेके, उसके बाद फिर प्रवासी मजदूर जो है उनको यहीं पे रोजगार देके, युवाओं को यहीं पे रोजगार देके, अच्छा एजुकेशन मतलब पद्धति ला के युवाओं की एजुकेशन के बारे में, इन सारे अगर मतलब एजेंडों में अगर कोई पार्टी मतलब इलेक्शन लड़ती है और आने वाले 5 सालों में इन सारे मतलब एजेंडों में वो काम करके दिखाती है कि, तो आई डोंट थिंक कि दूसरी पार्टी को कोई मतलब झारखंड की जनता चाहेगी। ये मेरा ओपिनियन है। विस्थापन की आपने बात की, अब विस्थापन को लेकर एचईसी का एग्जांपल लीजिए या बोकारो स्टील सिटी का, हजारों एकड़ जमीन गई। अब क्या हो रहा है कि उस जमीन का निजी इस्तेमाल शुरू हो चुका है, यानी सरकार ही उसे निजी तौर पर देने लगी। अब एचईसी में देखिए प्राइवेट कंपनियां स्मार्ट सिटी बना रही है, तो वो झारखंड की जमीन थी विस्थापित हो गई। उसी तरह से बोकारो में भी इसी तरह से खेल चल रहा है, क्योंकि वो सेंट्रल के पास जमीन है और उस जमीन का हिसाब किताब अब बिल्कुल, क्योंकि पीढ़ियां खत्म हो गई। 40-50 साल पहले जिस परिवार की जमीन गई वो तो खत्म हो गया, अब विस्थापित हो गए, दूसरे जगहों पे चले गए। तो ये जो बहुत मतलब कॉम्प्लिकेटेड मुद्दा है, और इस मुद्दे को एड्रेस करने के लिए, क्योंकि वो वोटर भी नहीं है, एक जगह होने पर वोटर्स की ताकत बढ़ती है, चाहे वो किसी भी समाज का हो। अब वोटर वो डिस्प्लेस हो गए तमाम जगहों पर, तो वोट की ताकत भी नहीं है, तो उनको हक दिलाने के लिए बहुत बड़ी प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी। तो क्या लगता है कि जेबीकेएसएस के पास, जयराम के पास इतनी ताकत है, इतनी क्षमता है? सर यही तो सबसे बड़ी खामी थी हमारी, जो पिछले 23 साल में जो पॉलिटिकल पार्टियां झारखंड में राज कर रही है, उन्होंने इन ज्वलंत मुद्दों के बारे में कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी चाहती तो एक डिस्प्लेसमेंट के लिए अच्छा लॉ बनाया जा सकता था, मतलब एक अच्छा कानून बनाया जा सकता था कि कहीं पे अगर मिनरल्स है तो नो डाउट उस मिनरल का खनन होगा। कहीं पे अगर इंडस्ट्री लगाने के लिए जगह सुटेबल है, अगर मिनरल्स है हमारे पास और वहां इंडस्ट्री लगाने के लिए रॉ मटेरियल मिल रहा है, तो वहां पे इंडस्ट्री बैठाने के लिए नो डाउट इंडस्ट्री आएगी और उसका लोग वेलकम भी करेंगे। पर वहां पे लोग जो डिस्प्लेस हो रहे हैं उनके बारे में एक बेहतर नीति बनाने की जरूरत थी। अगर बेहतर नीति नहीं भी बन पाती, एक बेहतर लॉ नहीं भी, अगर 23 सालों में मुझे लगता है कि एक बेहतर नीति बना लेनी चाहिए 3 लोगों को। और अगर नहीं भी वो नीति बनती है, तो अगर माइनिंग की बात करें या तो फिर अगर इंडस्ट्री की बात करें, तो इन सारे माइनिंग इंडस्ट्री में और दूसरे जो प्रोडक्शन इंडस्ट्री है, उन सारे इंडस्ट्री में सर एक सीएसआर फंड होता है। उस सीएसआर फंड को अगर जुडिशियली उन लोगों के लिए यूज किया जा सकता है जो डिस्प्लेस हो गए हैं, तो आई डोंट थिंक कि लोगों में जो डिस्प्लेस हो रहे हैं वो उतना एग्रेसिव होते। तो कहीं ना कहीं जो डिस्प्लेस हुए लोग हैं उनको उनका हक नहीं मिल रहा है, उनको उनका कानूनी अधिकार नहीं मिल रहा है, और वो यहाँ से वहां मतलब कैरम बोर्ड की गोटी की तरह यहाँ से वहां उनको नचाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सारे जो मुद्दे हैं, इनको आज से 23 साल पहले जो भी पॉलिटिकल पार्टियां मतलब झारखंड में रही है, उनको इसके बारे में सोचना चाहिए था, बट किसी ने अभी तक सोचा नहीं। तो आई होप, मैं भी आशा करता हूं कि जेबीकेएसएस की पार्टी अगर झारखंड की सबसे बड़ी पार्टी उभर कर आती है, अगर उनकी सरकार बनती है या अलायंस में भी सरकार बनती है, तो उनका सबसे पहले अलायंस पार्टी से यही मतलब उनका मतलब प्रपोजल होना चाहिए कि आप डिस्प्लेसमेंट के लिए एक बेहतर नीति क्या बना रहे हैं, और जल्द से जल्द इस डिस्प्लेसमेंट को लेकर उनको एक बेहतर नीति, एक बेहतर लॉ बना सके,
ताकि जो लोग यहाँ से वहां भटक रहे हैं एक जगह पर स्टेबल हो सके। क्योंकि जब लोग भटकते हैं सर कहीं ना कहीं उनकी जीवन प्रभावित होती है, कहीं ना कहीं उनकी जीवन शैली प्रभावित होती है, कहीं ना कहीं उनके बच्चों का एजुकेशन प्रभावित होता है, और जब उनके बच्चों का एजुकेशन प्रभावित होता है तो कहीं ना कहीं उनका कैरियर भी प्रभावित होता है। तो ओवरऑल जो उनकी जिंदगी है ना, जैसे कि मैंने पिछले कहीं प्रोग्राम था उसमें कहा था कि बोकारो स्टील प्लांट को बने 60 साल हो गए, और 60 सालों में जो बूढ़ा अगर 1964 में पैदा हुआ होगा वो डिस्प्लेसमेंट पैदा हुआ, बड़ा भी डिस्प्लेसमेंट हुआ, शादी भी उसने डिस्प्लेसमेंट में विस्थापित किया, उसके बच्चे भी विस्थापित हुए। आज बूढ़ा अगर जिंदा नहीं होगा, बूढ़ा जी अगर जिंदा नहीं होगा तो मर भी डिस्प्लेस ही गई होगी। तो ये डिस्प्लेसमेंट के लोगों का हाल है, मतलब विस्थापित हुए लोगों का हाल है। तो आई थिंक इसमें कोई भी पार्टी जो बड़ी पार्टी बनकर झारखंड में उभर कर आती है, जो सरकार बनाती है, आई थिंक इसमें एक स्ट्रिक्ट लॉ होना चाहिए, स्ट्रिक्ट पॉलिसी होना चाहिए फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, फॉर द वेलफेयर ऑफ सिटीजन ऑफ झारखंड, और कोई भी मतलब नागरिक हो, मतलब किसी भी वो चाहे ना वो किसी भी राज्य का नागरिक हो। इसमें देखिए एक और सवाल ये बनता है कि जिस तरीके से विस्थापन हुआ है और उसके बाद जो परिवार है वो एक चले गए, दूसरी तरफ बोकारो का या फिर रांची का एग्जांपल लीजिए। बोकारो आज से 40 साल पहले सिर्फ झारखंड के लोग या वो स्थानीय लोगों पर का अधिकार वहां पे था या लोग बसते थे, लेकिन अब पूरी तरीके से वो डेमोग्राफिक चेंज कर सकते हैं कि बिहार से लोग आ रहे हैं या दूसरे राज्य से आ रहे हैं। उसी तरह से रांची में यही स्थिति है कि रांची में भी अब झारखंड के आदिवासी और दूसरे समाज के लोग मूलवासी कम नजर आते हैं और बाकी बाहर के लोग ज्यादा नजर आते हैं। तमाम जगहों पर बड़े शहरों में ये दिक्कतें हो गई। अब ये दिक्कत होने से क्या हुआ कि अब चुनाव में ये मुद्दा कभी उस तरीके से बन नहीं पाता है कि एकजुटता नजर नहीं आती। जो झारखंड के मूलवासी आदिवासी है, एक तरफ आप उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ आजसू पार्टी भी लड़ रही है। तो ये जो बीच में जो झगड़ा चल रहा है या फिर राजनीतिक उसका दोहन का बोल सकते हैं, राजनीतिक दोहन आदिवासी मूलवासियों का जो होता है, तो उससे नुकसान किसका हो रहा है? सर नो डाउट नुकसान जो झेल रहे हैं वो जो विस्थापित लोग हैं, जो आदिवासी है, जो यहाँ के मूल निवासी है, वही झेल रहे हैं। सर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लूंगा कि हमारे आसपास के एरिया में, मैं उस जगह का नाम नहीं लूंगा, एक सरकारी बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है, और सरकारी बिल्डिंग का जब निर्माण हो रहा है उस एरिया पे, तो जो जमीन दाता है वो 1932 खतियानी है, मतलब झारखंड का मूल निवासी है, और उसकी जमीन पे सरकार के डेवलपमेंट का काम हो रहा है। और सरकार के डेवलपमेंट का जो काम हो रहा है, तो मैंने देखा कि उनको वो ठेकेदार है वहां का, जिनको कॉन्ट्रैक्ट मिला है, वो बाहर का है, वो झारखंड का नहीं है। और जिसकी जमीन है वो जमीनदाता क्या कर रहा है, 42 डिग्री सेल्सियस तापमान में वो ईंटा ढो रहा है। 42 डिग्री सेल्सियस के तापमान में वो कहीं ना कहीं सीमेंट सान रहा है। 42 डिग्री सेल्सियस के तापमान में वो कहीं ना कहीं सीमेंट की बोरी को वो ढो रहा है, जिसका जमीन गया है। और जिसका जमीन नहीं गया है, जो बाहरी लोग हैं, वो करोड़ों रुपए उस कंस्ट्रक्शन से कमा रहे हैं। अगर सर इंडस्ट्री की भी बात करें, जैसे बोकारो में अगर बात करें, तो बोकारो की इंडस्ट्री की अगर बात करें तो बीएसएल स्टील प्लांट है, बीएसएल स्टील प्लांट है, इलेक्ट्रो स्टील है। तो बीएसएल स्टील प्लांट में और इलेक्ट्रो स्टील में वहां का जो मैनेजमेंट है, उसमें कितने झारखंडी लोग बैठे हुए हैं, मतलब यहाँ के लोग, कितने लोकल लोग बैठे हुए हैं। आपको रेशियो देखने को मिलेगा बहुत ही मतलब मिनिमम, मुझे तो आइडिया नहीं के बारे में, बट बहुत ही मिनिमम जो हाई लेवल के लोग हैं, जो ऐसे इंडस्ट्री के हैं, उसमें हमारा झारखंड का मतलब आई डोंट थिंक कि कोई मतलब लोग होगा। जब तो ऐसे लोग अगर मैनेजमेंट में नहीं बैठेंगे, हमारे झारखंड के लोग अगर मैनेजमेंट के लोग नहीं बैठेंगे, अगर ऐसी इंडस्ट्री में बाहरी के लोग आके अगर मैनेजमेंट में बैठते हैं, ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठते हैं, तो झारखंडियों के दर्द को कहाँ समझ पाएंगे। सर मैं बालीडी जाता हूँ, बालीडी जाते समय कभी स्टील गेट से गुजरता हूँ, शॉर्टकट मारता हूँ मैं बाइक से, तो मैं वहां पे देखता हूँ जो बोकारो स्टील प्लांट का गेट है, बोकारो स्टील प्लांट के गेट के पास सुबह के 9 बजे इतने मजदूर खड़े रहते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। और वो सारे मजदूर झारखंडी हैं। और वहीं पे जो दूसरे गेट से जो लोग घुसते हैं, जो हेलमेट पहन के, जो बाइक से घुसते हैं, कार से घुसते हैं, उसमें ज्यादातर लोग होता है बाहरी होता है। तो क्यों मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, मतलब सिस्टम से ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि जिस लोगों का जमीन जा रहा है, जिन लोगों की खेतें गई है, जिन लोगों का पानी गया है, सर पानी की अगर हम लोग बात करें तो सर झारखंड में हमारे भारत देश का सबसे पहला नदी घाटी बहुउद्देशीय और सबसे बड़ा नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना बनाया गया था, दामोदर घाटी नदी घाटी परियोजना, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि झारखंड के खेतों में पानी पहुंचाना और झारखंड के लोगों के घरों में ड्रिंकिंग वाटर पहुंचाना। सर कितने झारखंड के खेतों में भी पानी पहुंच रहा है, और कितने खेतों में पानी पहुंच रहा है, और कितने घरों में लोग
पीने का पानी मतलब पहुंच रहा है। तो सर जब जमीनें झारखंडियों की जा रही है, जब जंगलें झारखंडियों की जा रही है, जब सर पानी झारखंडियों का जा रहा है, तो फिर सर यहाँ जो मतलब मैनेजमेंट है, वो मैनेजमेंट में झारखंड का बंदा क्यों नहीं है? कम से कम 50% लोग उस मैनेजमेंट में झारखंड का बंदा होना चाहिए, तभी वो लोग झारखंड के दर्द को समझ पाएंगे, तभी वो लोग विस्थापित के दर्द को समझ पाएंगे, तब कहीं ना कहीं थोड़ा सा बैलेंस होगा। ये जो विस्थापितों का जो मुद्दा, इसमें कुछ बैलेंस हो सकेगा। तो ये सवाल मेरा सिस्टम से है कि इस तरह का कुछ मैनेजमेंट आप लोग क्यों नहीं बनाते हैं, या तो जो पार्टी राज कर रही है, जो आने वाली पार्टी है, उसको इस तरह के सिस्टम के बारे में और मैनेजमेंट के बारे में सोचना चाहिए। मैं मानता हूं कि झारखंड के लोग मतलब अगर स्किल के अकॉर्डिंग उनको नौकरी दीजिए, अगर उनके पास स्किल नहीं है तो उसके अकॉर्डिंग उनको नौकरी दीजिए, बट स्किल के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं है कि झारखंड में आज लोग बीटेक नहीं है, एमटेक नहीं है, बहुत सारे इंजीनियर है, तो उनके स्किल के अकॉर्डिंग अगर उनको नौकरी दिया जाए तो आई थिंक कि एक बेहतर व्यवस्था बन सकती है, और झारखंड के लोगों में संतोष का भी भाव रहेगा, अगर ऐसी व्यवस्था और ऐसी मैनेजमेंट सिस्टम अगर बनती है तो। अमेरिका में क्या है, अभी हाल के दिनों में 2-3 साल पहले एक नेशनल पार्क था। नेशनल पार्क वहाँ के अमेरिकन इंडियंस की थी, वो नेशनल पार्क उनको वापस कर दिया गया। तो जाहिर सी बात है कि एक बड़ी घटना माना जाता है इसे ऐतिहासिक तौर से, कि सरकार अपना नेशनल पार्क उनको वापस कर देती है। झारखंड में क्या ऐसी स्थिति नहीं आ सकती? क्योंकि जिस जमीन में अब उपयोग में नहीं हो रहा है, चाहे वो एचईसी में जो प्लांट लगना था, वो प्लांट लग के खत्म भी हो चुका है, और जमीन वहीं पे है, तो क्या वापस नहीं दिया जा सकता है जमीन उनको, जो मूलवासी हो, आदिवासी हो, जिनकी भी जमीन थी वो, चाहे वो किसी बाहरी आदमी के, लेकिन वो जब इस्तेमाल में नहीं हो रहा, आप सरकार ने उसे एक्वायर कर लिया, और एक्वायर करने के बाद उसमें काम नहीं हुआ। जैसे कि नया जो कानून बना है भूमि अधिग्रहण का, उसमें यह है कि अगर इस्तेमाल सर्टेन समय में नहीं होता तो उसको वापस किया जाना चाहिए। चंदवा में, लातेहार में कुछ जमीनें वापस भी हुई और उससे अच्छे खासी रकम मिली है लोगों को। तो क्या पुरानी जो जैसे बोकारो में हजारों के हजारों एकड़ जमीन बेकार पड़ी हुई है, तो वो वापस नहीं हो सकता? ये इस तरह का आप लोग कोशिश नहीं कर रहे कि इस तरह के आंदोलन को शुरू किया जाए? सर इसके मैं ये कहना चाहूंगा कि कोई भी इंडस्ट्री कोई भी स्टेट में जाती है, या कोई भी माइनिंग इंडस्ट्री हो, या प्रोडक्शन इंडस्ट्री हो, या मतलब फूड बेवरेज कोई भी इंडस्ट्री हो, कोई भी अगर मतलब किसी भी मतलब स्टेट में जाती है, तो उसका सबसे अच्छा एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी होना चाहिए कि जितना आपको जगह का रिक्वायरमेंट है उतना ही जगह मतलब एक्वायर कीजिए। अभी देखिए बोकारो स्टील प्लांट में जितना जगह चाहिए था, उससे 3 गुना उन लोगों ने जगह को घेर के रखा हुआ है। और कहीं ना कहीं वहां पे जो बोकारो स्टील प्लांट का जो डेब्रिज है, जो उनका कचरा है, उसको वहां पे क्या किया जा रहा है, वहां पे डंप किया जा रहा है। कल मैं इलेक्ट्रो स्टील के रास्ते में भी गया था, तो इलेक्ट्रो स्टील के रास्ते में भी मैंने देखा वहां के खेतों में उन लोग स्लैग को क्या कर रहे हैं, डंप कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि इस तरह की एक्टिविटी में मतलब केंद्र को या तो राज्य सरकार को एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी बनाना चाहिए कि जितना जमीन आप लोगों को रिक्वायर है उतना ही जमीन ले, और उतना ही लगता है उनके नेटवर्क का इशू है। आ रही है आवाज आपको जयदेव? मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। हाँ, तो जो माइनिंग होता है और वहां पे जो इंडस्ट्री आती है, तो वो जो कंपनी है उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, उसको ये रूल स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए कि वो जिस तरह जमीन को ली है उस तरह वो जमीन को वापस करे। बट सर ऐसा हो नहीं पाता है। वो इंडस्ट्री आती है, उन सारे एरियाओं का दोहन करती है, ज्यादा से ज्यादा मिनरल्स का दोहन करती है, ज्यादा से ज्यादा वहां पे इंडस्ट्री लगाती है, आसपास के एरिया को पोल्यूटेड कर देती है। और जब वहां से उन लोगों को रॉ मटेरियल मिलना बंद हो जाता है, रिसोर्सेस मिलना बंद हो जाता है, तो एज इट इज वो क्या करती है, उस जमीन को छोड़ के क्या कर जाती है, वो वापस चली जाती है। तो कहीं ना कहीं इसका जो खामियाना है, जिसका जो जमीन गया है, जो आदिवासी डिस्प्लेस हुआ है, तो उसको ये भुगतना पड़ेगा। तो आई थिंक इस पे भी एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी होना चाहिए कि आप किसी लैंड को अगर एक्वायर कर रहे हैं तो उतने ही लैंड को एक्वायर करें जिनकी आपकी जरूरत है, और लैंड को एक्वायर करने के बाद जब आप वो इंडस्ट्री को वहां से छोड़ के जा रहे हैं, तो उसको मतलब बेहतर तरीके से उसको रिस्टोर करके जाएं उसमें, ताकि वहां से जो विस्थापित हुए हैं उसका पुनर्निवास हो सके। तो आई थिंक इससे भी एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी बनना चाहिए। तो आप जो जेबी केसेस या आपकी जो विचारधारा, या जो लोग भी इस जमीन की लड़ाई को लड़ते हैं, उसमें सबसे ज्यादा खतरा होता है कॉर्पोरेट्स का। कॉर्पोरेट्स को जमीन चाहिए इंडस्ट्रीज के लिए, स्मार्ट सिटी के लिए और तमाम तरह की चीजों के लिए। तो गोड्डा में अडानी का पावर प्लांट लगा, आपने देखा ही होगा। वहां पर तीन फसलें होती थी, साल में 3 फसल होती थी। उस जमीन पर क्या दे दिया गया उनको। एक बड़ा मामला बांग्लादेश भी ले जा रही है।
तो आपको लगता है कि कॉर्पोरेट से लड़ने की ताकत है झारखंड के लोगों में कि वो लड़ पाए? अगर सर यूनाइट हो जाए तो किसी भी बड़ी ताकत से लड़ा जा सकता है। और अगर सर झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड की मिट्टी सर केवल सोना ही नहीं उगाती है, झारखंड की मिट्टी क्रांतिकारी भी उगाती है। इसका सर मैं आपको परिचय देना चाहूंगा कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन कब हुआ था? 1857 में। 1857 में झारखंड का पहला स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था, मतलब क्रांतिकारी आगे आए थे। बट झारखंड में सर भारत का स्वतंत्रता आंदोलन 1857, बट इससे पहले 2 साल पहले, चूंकि कल 30 जून था, 30 जून को सर हूल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो और हूल दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ये जो 1855 मतलब भारत की स्वतंत्रता संग्राम की। हेलो, मेरी आवाज आ रही है वो? ठीक है, आ रही है, अब आ रही है। तो सर झारखंड की जो मिट्टी है वो सर केवल धान नहीं उगाती है, केवल क्रांतिकारी ही उगाती है, और क्रांतिकारी को भी जन्म देती है। तो सर आई थिंक अगर सारे क्रांतिकारी अगर यूनाइट हो जाए, सारे लोग अगर यूनाइट हो जाए तो ऐसी शक्तियों से लड़ सकते हैं। और अगर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन सर आपने मुझे पूछा, इस पे भी सर मैं बताना चाहूंगा कि जो इन्वायरमेंट जो ईपीए एक्ट है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है 1986, उसमें सर कहीं ना कहीं मैंने पढ़ा था, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, बट मतलब कुछ शब्द मुझे याद है कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में जो आया था उसमें कहा गया था कि किसी भी इंडस्ट्री को लगाने से पहले वहां पे मतलब फार्मर्स लैंड में वो इंडस्ट्री को नहीं लगा सकता है। तो कहीं ना कहीं अगर फार्मर्स लैंड में इंडस्ट्री को बैठाया गया है वो सर टोटली इलीगल है। इसमें सर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है, जो इंडिया की मतलब सबसे बड़ी संस्था है जो कि पर्यावरण के मुद्दे को देखती है, एनजीटी जो है, उनको इसमें सर एक्शन लेना चाहिए। और आई थिंक इंडिया के गवर्नमेंट को भी इसमें एक्शन लेना चाहिए। अगर वो एक्शन नहीं ले रहे हैं इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट और सरकार मिली हुई है, और जिसका खामियाना हम किसानों को भुगतना पड़ रहा है, हम लोकल वासियों को भुगतना पड़ रहा है, हम जो यहाँ के लोग हैं उसको भुगतना पड़ रहा है। तो इसमें सर पॉलिसी बनना चाहिए कि मतलब जो जमीनी खेत है, जो मतलब किसान वाला खेत है, उस पर इंडस्ट्री नहीं होना चाहिए। एक राजनीतिक सवाल मैं करना चाहूंगा जयदेव से। जयदेव, जी सर। आपको आपने जयराम महतो बताया कि आप उनसे प्रभावित होकर आए, लेकिन कई बार हम उनकी भाषा सुनते हैं तो कई बार उनकी भाषा मर्यादाओं को तोड़ती है। तो वो एक जो युवा नेता को एक आदर्श के रूप में जो होना चाहिए, वो ऐसे बयान उस चीज को तोड़ती है, और उसका नुकसान भी होता है कई जगहों पर। हो सकता है कि वो एक एग्रेसिव भाषण लगे तो कुछ लोग आए, लेकिन कुछ ऐसे लोग जो है जो उनके भाषा को सभ्य एक तरीके से भाषा नहीं मानते हैं, उससे छिटक भी जाते हैं। दूसरी तरफ सुदेश महतो जो सौम्य राजनीतिज्ञ माने जाते हैं, तो दोनों में आप किस तरह का अंतर देख रहे हैं? क्योंकि वो भी एक युवा चेहरे हैं झारखंड में, और 20 सालों से वो एक तरीके से एक युवा फेस के रूप में हेमंत सोरेन के बाद सुदेश महतो को युवा चेहरा झारखंड में माना जाता है। तीसरे के रूप में जयराम महतो का एक तरीके से अभी उदय हुआ है, आगे उनको बहुत लंबी दूरी तय करनी है। तो क्या आपको दोनों में अंतर लगता है, और आपको लगता है कि कई बार संयमित भाषा का भी इस्तेमाल करना चाहिए उनको? नो डाउट सर, दोनों की अपनी अपनी खूबियां हैं, दोनों के अपने अपने गुण हैं, दोनों के अपने अपने बोलने का तरीका है, दोनों के अपने अपने भाषा है। पर जैसा कि आपने जयराम के कॉन्टेक्स्ट में जो क्वेश्चन पूछा, वो मैं मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। तो सर जयराम जो वहां पे बोलता है ना सर, तो वो जयराम नहीं बोल रहा होता है सर। मैंने इस बात को फील किया है, वहां पे वो जयराम नहीं बोल रहा था, वहां पे उन सारे तमाम झारखंडियों का दर्द बोल रहा होता है, जो तमाम सारे झारखंडियों का दर्द बोल रहा है, जो कि 60 साल से विस्थापन की मार झेल रहे हैं। उन तमाम युवाओं का दर्द झेल रहा होता है, बोल रहा होता है, जो झारखंड में 40% मिनरल देने के बाद भी झारखंड के युवा बेरोजगार है। सर उन सारे किसानों का दर्द बोल रहा होता है, जो मतलब भारत में इंडिया की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना होने के बाद भी किसानों के खेत में पानी नहीं पहुंच रहा है। तो कहीं ना कहीं ये उनका दर्द बोल रहा होता है और उनका फ्रस्ट्रेशन बोल रहा होता है, जिसके कारण शायद वो वैसी भाषा का प्रयोग करते होंगे। क्योंकि जिस तरह से मैंने देखा है, अभी तक तो मैं उनसे मिला नहीं हूँ, बट जिस तरह से मैंने सुना है कि उनके दरवाजे पे सुबह उठते ही 200-300 लोगों का भीड़ आ जाता है। तो जब वो लोग 200-300 लोगों की दर्द को सुनते हैं, 200-300 लोगों की पीड़ा को सुनते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके मन में भी हलचल पैदा हो रही होती है कि ये सरकार पिछले 23 साल से कर क्या रही है,
इतने लोगों का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट क्यों नहीं हुआ हुआ? और वो सारा जो फ्रस्ट्रेशन है उनके शायद भाषण में निकलता है, और भाषण में निकलता है जिसके कारण कई बार वो कटु शब्द भी कहा जाते हैं। तो ये सर झारखंड की जनता का प्रॉब्लम है, वो उसका एग्रेशन है और उनका बातचीत निकलता है। जी सर, आप कुछ पूछ रहे हैं? सुदेश महतो की राजनीति और जयराम महतो में की राजनीति में आप क्या अंतर देख रहे हैं, क्योंकि वो भी एक युवा चेहरा 20 सालों से एक तरीके से। नो डाउट दोनों बहुत अच्छे लीडर हैं, पर मैं सुदेश महतो जी बड़े भैया को मैं एक राजनेता मानता हूं और जयराम महतो को एक क्रांतिकारी मानता हूं सर। दोनों में अंतर है सर, एक क्रांतिकारी और राजनेता में अंतर है। लेकिन देखिए बात ये, अब जो बात है वो प्रधानमंत्री मोदी झारखंड आते रहते हैं, हमेशा आते रहे, और उनका हमेशा ये दावा रहता है कि उन्होंने झारखंड के लिए बहुत कुछ किया। आदिवासी राष्ट्रपति दिया, आदिवासियों के लिए आदिवासी दिवस भी बिरसा मुंडा की जयंती को बना दिया। घर घर अनाज पहुंच रहा है, आवास पहुंच रहा है, सब कुछ पहुंच रहा है। तो ये उनके जो दावे हैं उसको किस तरीके से देखते हैं आप? सर आई थिंक जो आपने 5 किलो अनाज की बात की, इस पर मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि ये 5 किलो अनाज देने से अच्छा है सर कि आप घर में हमारे खेतों में पानी पहुंचा दीजिए, तो फिर हम आपको जाके पार्लियामेंट में हर महीने 5 किलो अनाज देके आएंगे। और सर बिरसा मुंडा की जयंती मनाने से ही झारखंड के अधिकार नहीं मिल जाते हैं सर। बिरसा की मुंडा की आप एक दिन आए, बिरसा मुंडा को माला पहनाए और चले गए, और बाकी जो यहाँ पे वहाँ के आदिवासियों का हाल है वो क्या है, कभी आपने जाने की कोशिश की? अभी भी सर ऐसे झारखंड में बहुत सारे आदिवासी गांव है जहाँ पे सर स्कूल नहीं है, जहाँ पे उन लोगों का पीने का पानी नहीं है, जहाँ पे उन लोगों को क्या है मतलब अच्छा मतलब हेल्थ भी नहीं, मतलब हेल्थ की अच्छी सुविधा भी नहीं। तो इन सारे बातों पर अगर वो लोग फोकस करें, इन सारे बातों को अगर काम करें, फोटो खिंचाने के अलावा या तो फिर मीडिया में न्यूज बनाने के अलावा कि हम झारखंड आए, आदिवासियों के लिए बोल के चले गए, बिरसा मुंडा जी को माला पहना दिए, तो इन सारी चीजों पे सर मैं बोलना चाहूंगा कि उनको जो मतलब आदिवासियों के बीच में जाकर एक बार मिलना चाहिए, फिर वो आदिवासी को दर्द को समझ पाएंगे। और आदिवासी के दर्द को अगर झारखंड में समझना है सर, तो एक झारखंड का लोकल नेता होना चाहिए, झारखंड का लोकल और पढ़ा लिखा नेता होना चाहिए, और उनके आदिवासियों के बीच का ही नेता होना चाहिए, तभी वो मतलब जो उसका दर्द है, एक आदिवासी का दर्द है, वो समझ सकता है। तो सर मैं नहीं मानता कि बिरसा मुंडा जी को माला पहना देने से पूरे झारखंड के आदिवासियों के साथ आप मतलब न्याय कर रहे हैं। देखिए आप राजनीति में स्पष्टवादिता होना भी एक बहुत बड़ा खतरा होता है। तो जेएमएम के जो सुप्रीमो रहे अभी जो नेता है हेमंत सोरेन, उनके जेल को लेकर आपने स्पष्ट अपनी राय दी। ये बहुत अच्छी बात है कि राय स्पष्ट है आपकी। सुदेश महतो को लेकर भी आपने स्पष्ट राय दी। आज बीजेपी को लेकर भी आपने प्रधानमंत्री को लेकर स्पष्ट राय दी। तो ये स्पष्टवादिता आपको लगता है कि चुनावी जोड़ तोड़ में चुनावी जो सीट जीतने की ओर आपको पहुंचा सकती है, या इसका खतरा नहीं होता कि थोड़ा संभल कर बोला जाए, कूटनीतिक तौर पर राजनीतिक तौर पर थोड़ा संभल कर बोलना भी ज्यादा सही रहेगा राजनीतिक सफलता के लिए? सर जैसा कि मैंने पहले कहा कि मैं एक मतलब राजनेता हूं नहीं, और राजनीति का मुझे कोई नॉलेज नहीं है, और जो आपने क्वेश्चन जो मुझसे पूछा इसका मेरा ये जवाब है कि अगर सही को मैं सही नहीं बोल पाऊं फिर मेरा पढ़ा लिखा होना बेकार है। अगर सच को सच नहीं बता पा रहा हूँ, मतलब अगर देश में समस्याएं हो रही है सर, नो डाउट 2 साल मतलब 2 बार मैंने मतलब देश की जो सबसे बड़ी पार्टी है उसको वोट किया था, 2 बार वोट किया था, पर कहीं ना कहीं मैं तो अपनी सर मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं तो अपनी आंखें बंद करके नहीं रह सकता ना। मैं देख रहा हूँ वो पार्टियां गलत कर रही हैं, वो गरीबों के हित में काम नहीं कर रही। ये जो सरकार है उनकी बड़े लोगों की सरकार है। आज सर मैं बताना चाहूंगा, जैसे आपने स्पष्टता से बात की है तो मैं आपको स्पष्टता के साथ बताना चाहूंगा कि 2014 में अनिल अंबानी की संपत्ति कितनी थी सर? 1.40 लाख करोड़, और आज 2024 में उनकी संपत्ति हो गई 9 लाख करोड़। और आज 2014 में गरीब था, आज भी गरीब है, और 2014 में भी गरीब था, आज भी गरीब है, आज भी गरीब है। तो सर मैं इस मतलब बताना चाहूंगा, फिर अगर अदानी जी के आप नाम ले लीजिए, अदानी जी अगर 2014 में अगर बात करें तो वो दुनिया के 208 नंबर मतलब रिचेस्ट मतलब व्यक्ति में आते थे। अभी उनका जो पोजीशन है सर टॉप 10 में। तो सर ये ऐसा क्या है जो अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं, गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं? तो कहीं ना कहीं मैं इन चीजों को समझ रहा हूँ। तो मैं जो किसी पॉलिटिकल पार्टी के विरुद्ध मतलब अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं तो सरकार की नीति है उसके अगेंस्ट हूँ। तो मैं कहीं ना कहीं देख पा रहा हूँ, कहीं ना कहीं मेरी आंखें खुली हुई है, कहीं ना कहीं मेरी आंखें खुली हुई है, तो मैं देख पा रहा हूँ कि ये जो सरकार की जो नीतियां हैं वो गरीबों के फेवर में नहीं आ रही है, जिसके लिए मुझे उसके मतलब उसके अगेंस्ट बोलना चाहिए।
लोगों को जागरूक करना चाहिए। और अगर मैं गलत को गलत नहीं बोल पा रहा हूँ, तो फिर मेरा इतना पढ़ा लिखा या एजुकेटेड होने का कोई बात नहीं है। फिर तो मैं भी वो आंख बंद करके अपना काम करूँ, ऑफिस जाऊँ, आऊँ, खाऊँ, खत्म करूँ। इस तरह से सर तो फिर मेरे पढ़े लिखे एक जिम्मेदार नागरिक, जैसा कि मैंने कहा ना, लोगों को शिक्षित होना इसलिए जरूरी नहीं है कि उनको सरकारी नौकरी मिले। लोगों को शिक्षित होना इसलिए जरूरी है कि देश को एक जिम्मेदार नागरिक मिले। तो चूंकि मैं शिक्षित हूँ और मैं अपनी जिम्मेदारी को पूरी भली भांति समझ सकता हूँ, तो मैं अपने देश के भले के बारे में सोचूंगा, अपने जो गांव के लोग हैं, जो मतलब आस पास के आस पड़ोस को लगे, उनके भले के बारे में सोचूंगा। और जब मुझे पता चलेगा कि इंडिया की पॉलिसी या तो राज्य सरकार की पॉलिसी हो या केंद्र सरकार की पॉलिसी हो, इनके फेवर में नहीं जा रही है, तो मैं उनकी आवाज उठाते रहूंगा। और इसके अगेंस्ट सर मुझे एक बार 353 भी हो चुका है, जेल भी जा चुका हूँ मैं इस मतलब इस कॉन्टेक्स्ट। जेल जाना राजनीति में अच्छी बात है, उसमें उससे फायदा ही होता है। अगर आप किसी गंभीर अपराध में नहीं गए हैं और राजनीतिक 353 सर जो सिंपल होता है, 353 वो तीन ये लगाए गए थे, मतलब क्रिमिनल चार्जेस लगाए गए थे, 4-5 क्रिमिनल चार्जेस, और जो सबसे जो इजी चार्ज होता है नॉन बेलेबल 353 वो लगाया गया था मेरे पर। मेरा कसूर बस इतना था कि मैंने एक नेता से एक रोड पे खड़ा करके बात करने का कोशिश किया था, क्योंकि कोरोना के टाइम पे यहाँ लोग भूख से मर रहे थे। बस यही मेरा मतलब जुर्म था। अभी जो एक JBKSS के नेता है जयराम महतो, वो ठीक है, उनमें वो क्रांतिकारी आप मानते हैं उनको, लेकिन उनकी खामियां क्या आपको लगता है? क्योंकि आप नजदीक से जानते भी है, उस इलाके से आते भी है, तो मानते हैं कि जयराम में क्या सुधार करने की जरूरत है, या फिर उनके आंदोलन में क्या सुधार की जरूरत है? दिशा उनकी किस तरीके से आप सही मान रहे हैं, या फिर कई सुधार की जरूरत आप महसूस करते हैं? बहुत अच्छा सवाल है सर, और मैं इस सवाल का जवाब इस तरह से देना चाहूंगा कि कोई भी इंसान परिपूर्ण नहीं होता है। मतलब सारी खूबियों से सारी खूबियों से मतलब परिपूर्ण नहीं होता है। उसमें खूबियां भी होती हैं तो उसमें कमियां भी होती है। तो नो डाउट, जैसा कि बोल रहे हैं आप जयराम के क्षेत्र से आते हैं, तो मैं आपको ये बात मतलब क्लियरली बताना चाहूंगा कि मेरा घर बोकारो में, उनका घर धनबाद में। और चूंकि मेरा उनके साथ कोई संपर्क नहीं है, नहीं मैं उनसे मिलता जुलता हूँ, तो जो मैं पेपर के माध्यम से या तो जो सोशल मीडिया के माध्यम से मैं देख रहा हूँ, तो मुझे लगता तो मैं वही आपके पास एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। जब वो मतलब एक राजनेता के तौर पे उभर के आएंगे, और वो जब मैं उनकी जब कमियां को जब देखने लगूंगा, और मुझे लगेगा कि वो उनकी आइडियोलॉजी के खिलाफ है, वो मतलब राज्य की जनता के खिलाफ है, तो कहीं ना कहीं उस समय मैं उनकी कमियों को भी उजागर करूंगा। बट अभी मुझे नहीं लगता कि मुझे उनमें कोई अभी मतलब एज ऑफ नाउ जितना मैं उनको जानता हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से या तो पेपर के माध्यम से, क्योंकि मैं उनसे पर्सनली नहीं कभी मतलब मिला हूँ, 2 बार मिला हूँ अभी तक। और तो सर मिला हूँ तो ऐसे मतलब भीड़ में एक फैन की तरह मिला हूँ। कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट मुझे मतलब उस तरह से कुछ नहीं मिला हूँ। तो जब उनमें खामियां आएंगी तो मैं उनको भी उजागर करना चाहूंगा। एक सवाल आपसे जयदेव ये रहेगा कि जिस तरह से JBKSS या जयराम महतो का उदय झारखंड में हो रहा है, वैसा ही कभी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का उदय हुआ। तो अरविंद केजरीवाल एक तरीके से कहा जाए तो उन्होंने कांग्रेस की जगह समाप्त कर दी दिल्ली की राजनीति में। और देख रहे हैं कि हमने देखा कि लोकसभा चुनाव में हालांकि विरोध करते हैं बीजेपी का, यहाँ भी JBKSS जो आप भी जिस बातों का जिक्र कर रहे हैं, या जयराम महतो भी जिस बातों का जिक्र करते हैं, वो अमूमन जिक्र करते हैं बीजेपी के विरोध का, या बीजेपी का जो एजेंडा है, जो काम है, उसको खासतौर पे टारगेट करते हैं। लेकिन उसका नुकसान हो जाता है दूसरे पार्टी का। जैसे दिल्ली में केजरीवाल ने कांग्रेस को खत्म कर दिया, वैसे ही हमने देखा कि गिरिडीह में जयराम महतो ने आजसू को या बीजेपी को पहले एनडीए को खत्म करने की जगह गठबंधन को जेएमएम को नुकसान पहुंचा दिया। मथुरा महतो तीसरे नंबर पर चले गए, और माना यह जा रहा था कि इस ट्रायंगुलर मुकाबले में कहीं ऐसा ना हो कि मथुरा महतो निकल जाए। तो नुकसान उन्होंने अमूमन जेएमएम का ज्यादा कर दिया, बीजेपी की एक तरीके से मदद कर दी। तो इस तरह में ये मैसेज जाता है कि JBKSS या जयराम महतो ऐसे वोट को काट रहे हैं जो कि जेएमएम या गठबंधन से नाराज, या जो कि बीजेपी से नाराज है, और वो गठबंधन में या जेएमएम में जा सकता है, वो जेएमएम या गठबंधन में ना जाके जयराम महतो में चला जा रहा है। तो आपको नहीं लगता कि ये बी टीम की तरह जो है वो आ जाता कि ये बी टीम की तरह काम कर रही है? नहीं सर, इससे मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भी लोकसभा का जो अभी जो चुनाव हुआ था, उसमें शायद कहीं ना कहीं लोगों ने मतलब मोदी के प्रभाव में वो वोट किया था सर। बट आई थिंक ये समीकरण अब झारखंड के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में बदलने वाला है। लोकसभा चुनाव मतलब विधानसभा के चुनाव में ये समीकरण सर बदलने वाला है। तो लोग मतलब जहां तक मैं देख रहा हूँ कि लोग काफी क्लियर है इस बार।
लोग मुझे कहते भी हैं, कई लोग मुझे कहते भी हैं कि उटा वो केंद्र का चुनाव रहो सो जिन वोट दली लेकिन इटा राज्य का चुनाव लगो तो वोट हमरा कहाँ थे वो हमरा भाला को ले जानी है। तो कहीं ना कहीं सर ये समीकरण इस मतलब आने वाले विधानसभा में ये समीकरण सर बदलने वाला है। लोगों के बहुत सारे एक बार जब चुनाव हो जाएगा और चुनाव के परिणाम आ जाएंगे तो लोगों के पास जो ये मतलब जो अभी जो कंफ्यूजन चल रहा है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। कुछ दिनों पहले हम लोगों ने बात की थी सूर्य सिंह बेसरा से। आज संस्थापक रहे हैं आजसू पार्टी के, पुराने नेता, झारखंड के झारखंड आंदोलन के क्रांतिकारी है। तो सूर्य सिंह बेसरा ने बहुत तल्ख टिप्पणी की जयराम को लेकर, कहा कि वो भटके हुए नेता के तौर पर है, उनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, आइडियोलॉजी होनी जरूरी है। और जो उनका सिर्फ एक चेहरा, पार्टी को कई चेहरों के साथ व्यक्तिवादी नहीं होना चाहिए, ताकि बहुत विस्तार के साथ, एक प्लानिंग के साथ चलना चाहिए। तो उन्होंने बहुत आलोचना के तौर पर बातें कही कि युवा है, उनके साथ उत्साही लोग भी हैं, लेकिन उनकी एक पूरी आइडियोलॉजी होनी चाहिए और उनका एक संगठन मजबूत होना चाहिए। इस कॉन्टेक्स्ट में उनकी सर उन्होंने जो एक बात कही यहाँ पे कि बाहर और भीतर का उन्होंने शायद कुछ बात कहा। और तो इस पे मैं ये कहना चाहूंगा तो ये कभी मतलब जयराम ने कभी ये नहीं कहा है कि मतलब बाहरी लोगों को यहाँ से भगाया जाएगा। वो तो मतलब चूंकि हमारा सर हमारा जो इंडिया है डेमोक्रेसी है, हमको स्वतंत्र रूप से किसी भी राज्य में रहने का या घूमने का हमारे पास अधिकार है। पर वो जो बातें कर रहे हैं यहाँ पे सर से कि डुअल वोटर कार्ड की बातें करते हैं, वो जो लोगों में क्लियर नहीं हो पा रहा है। जब वो अपनी भाषा का प्रयोग करता है ना, तो जैसा कि सर ने कहा था अभी कि उनकी भाषा में थोड़ी सी एग्रेसिवनेस है, तो उसकी वजह से लोगों को लगता है ना कि वो बाहरी लोगों के विरुद्ध है और जैसे ही वो आएंगे बाहरी लोगों को खदेड़ देंगे। तो सर मुझे नहीं लगता कि ऐसा वो बोल रहे हैं। उनके कहने का जो तात्पर्य है, वो कहने का तात्पर्य है कि जो वोटर कार्ड यहाँ पे भी उन्होंने वोटर कार्ड रखा हुआ है और अपने मतलब राज्य पे भी जाके वोटर कार्ड रखा हुआ है। तो उनके पास जो वोटर कार्ड होना चाहिए, एक ही वोटर कार्ड होना चाहिए, या तो झारखंड का होना चाहिए या वो जिस राज्य से बिलोंग करते हैं वहां पे जाके भी वोट कर रहे हैं। जो ये जो बाहर के लोग हैं जो झारखंड में आके बसे हुए हैं, वो कहीं ना कहीं झारखंड के जो मतलब सरकार होती है उनको बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रही है। और जब ये इन्फ्लुएंस कर रही है ये चीजें, तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट जो है झारखंड की मतलब जनता पे पड़ रहा है। सर देखिए आज झारखंड बना हुआ हम लोग का 23 साल हो गया। तो 23 साल हो गया, जो ये सर मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप लोग भी प्लीज इसमें अपना राय दीजिएगा। तो झारखंड बना हुआ 23 साल हो गया। 23 साल में सर ये जो झारखंड झारखंड जो इसमें से जेपीएससी की एग्जाम सर 7 या 8 बार हुई है। मैंने जेपीएससी का एग्जाम जो है सातवां जेपीएससी का एग्जाम मैंने लिखा था सर। तो सर ये कम जेपीएससी का एग्जाम होना, 23 साल के युवा झारखंड में मात्र 7 या 8 बार जेपीएससी का एग्जाम होना क्लियरली दर्शाता है कि झारखंड जो स्टेट सिविल सर्विसेज के लोग हैं वो कहीं ना कहीं बाहर के हैं, कहीं ना कहीं बाहर के बैठे हो। और जब कहीं ना कहीं बाहर के जब बैठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं उनका जो सॉफ्ट कॉर्नर है उनके बाहरी लोगों के लिए ही रहेगा, हमारे लोगों के लिए नहीं रहेगा। तो कहीं ना कहीं बाहरी सॉफ्ट कॉर्नर अपने लोगों के लिए रहेगा, हमारे लोगों के लिए नहीं रहेगा। तो इस तरह के मतलब जो मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं पे जो झारखंड की जनता है वो प्रभावित हो रही है, सरकार से भी प्रभावित हो रही है। और जो यहाँ पे जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं उस पे भी कहीं ना कहीं मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली झारखंड के लोग तो सर नो डाउट प्रभावित हो रहे हैं। देखिए, इसमें एक बहुत जो लड़ाई है बाहरी और भीतरी की, एक तरीके से वोट लेने की लड़ाई है, लेकिन खतरा उसमें ये होता है कि जिस तरीके से समस्या को एड्रेस किया जाता है वो बहुत खतरनाक हो जाता है। क्योंकि संविधान में किसी को कहीं भी आने जाने, रहने, नौकरी करने, तमाम चीजों के अधिकार है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि किसी को जाति के वजह से या क्षेत्र विशेषों के वजह से उसको शोषण करने का अधिकार मिल जाए, आपकी जमीन पर, आपके घर पर, आपके संसाधनों पर कब्जा करने का अधिकार मिल जाए। और झारखंड के साथ ये सबसे बड़ी दिक्कत ये रही कि जो लोग भी यहाँ पर आकर बसे, या फिर चाहे वो कॉर्पोरेट कंपनियां हो, चाहे फैक्ट्रियां हो, या फिर बड़े अधिकारी हो, उनके साथ ये दिक्कत मानी जाती है कि वो यहाँ आते हैं और फिर शोषण शुरू हो जाता है। तो ये जो थिन लाइन है, क्योंकि बिहार से अगर कोई मजदूर झारखंड आता है काम करने के लिए तो दिक्कत वहां नहीं होती। दिक्कत ये होती है कि झारखंड के आईएएस अधिकारी अगर कहीं दूसरे राज्य से आता है, फिर यहाँ पे एक
शोषण शुरू कर देता है। जैसा कि उड़ीसा में देखने को मिला कि उड़ीसा में जितने भी ठेके रहे या जितने बड़े काम है तमिलनाडु के लोगों को मिलने लगे, जिसके मुद्दे पर बीजेपी ने वहां पर इस बार जीत हासिल कर ली। एक बड़ा मुद्दा था और बीजेपी उस राज्य में स्थानीयता का मुद्दा उठाते हुए, स्थानीय संसाधनों का मुद्दा उठाते हुए जीत जाती है चुनाव। लेकिन क्या बीजेपी को झारखंड में ये मुद्दा उठाएगी कि झारखंड का संसाधन जो है बाहरी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं? ये चीजें आप लोग के ध्यान में हो या नहीं हो, लेकिन मैंने अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में ये सुना कि उड़ीसा में बाहरी लोगों का दखल हो रहा है, सारे ठेके, सारे काम बाहरी लोग जा रहे हैं। तो बीजेपी यहाँ पर क्यों नहीं करती है झारखंड में? या फिर तो ये जो माइन्यूटली चीजों को देखने की जरूरत आपको महसूस नहीं होती कि थोड़ा इसको एड्रेस इस तरह से किया जाए कि कॉन्फ्लिक्ट ना हो? ये सर नो डाउट, इसमें तो उनको सोचना चाहिए था। और मैं यही सोच रहा हूँ आपके इस क्वेश्चन से कि सर 2014 से लेकर 2019 तक उनकी सरकार रही है यहाँ पे, बट उन्होंने भी स्थानीय नीति को लेकर कोई भी मतलब उनकी जो सरकार रही थी वो बहुत सशक्त सरकार रही थी। जयदेव जी कार्यकाल रहा, उनका जो कार्यकाल रहा, उस कार्यकाल रहा वो मतलब झारखंड में मतलब अकेले थे, किसी अलायंस के बिना उन्होंने सरकार बनाई थी। तो उस समय पे वो लोग नीति बना सकते थे, पर जब उनके पास समय था, डुअल इंजन की सरकार थी, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार थी और हमारे स्टेट में भी बीजेपी की सरकार थी। तो अगर इस तरह के बात हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, माननीय हमारे अमित शाह जी बोलते हैं, तो जब उनके पास डुअल इंजन की सरकार थी तो वो आसानी से बिल को ला सकते थे, एक बेहतर स्थानीय नीति बना सकते थे, एक बेहतर विस्थापन की नीति बना सकते थे। बट सर उन्होंने बनाया नहीं। तो क्यों नहीं बनाया? क्या समस्याएं रही? क्या उनके पास समर्थन नहीं था? राज्यसभा में सबसे ज्यादा उनके पास सीटें हैं, उनके पास विधानसभा में सबसे ज्यादा सीटें थी 2014 में, उनके पास लोकसभा में सबसे ज्यादा सीटें थी। तो इन सारे समस्याओं को अगर हल करना चाहते थे तो उसी कार्यकाल के दौरान वो हल कर सकते थे, पर उन सारे मुद्दों को चुनावी मुद्दा बनाकर लड़ा गया और चुनावी मुद्दा वो मुद्दे ही रह गए। वो चुनाव जीतने के बाद उसको कहीं ना कहीं फिर जमीन के अंदर दफन कर दिया गया। जयदेव जी, आपसे ये पूछना चाहेंगे और जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं उनके भी मन में ये दिलचस्पी होगी कि एक आदमी विदेश से आया है और जयराम महतो से एक तरीके से प्रेरित होकर आया है कि भाई जयराम की तरह यहाँ राजनीति करनी है। तो आप राजनीति करेंगे तो चुनावी राजनीति, कोई राजनीति करता है तो चुनावी राजनीति ही करता है, और चुनावी राजनीति के अलावा और कोई खासतौर पे ये वामपंथी दलों में होता है कि चुनावी राजनीति कम होती है, लेकिन कोई अगर आता है तो चुनावी राजनीति के लिए आता है। तो आपने अपनी चुनावी राजनीति के लिए क्या रणनीति बनाई हुई है और किस पर आपने फोकस रखा है कि खासतौर पे कौन से विधानसभा क्षेत्र पे और उनके किस मुद्दों पर आप चुनाव मैदान में जाने वाले हैं? ये हम जाते जाते आपसे सवाल करना चाहेंगे। सर इस सवाल का क्वेश्चन मैं फिर से यही देना चाहूंगा, मैं कोई राजनेता नहीं हूँ और मैं कोई राजनीतिक मतलब मेरी कोई राजनीतिक ऐसी अगर महत्वाकांक्षा नहीं है। मगर अगर पब्लिक अगर चाहेगी कि मैं, क्योंकि सर मेरा पॉलिटिक्स में एक्सपीरियंस 0 है। मेरा सर पढ़ा है जितना भी ज्ञान है सर इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग, वाटर, वेस्ट वाटर, ड्रिंकिंग वाटर पे है। क्योंकि मैं पिछले 3 महीनों से झारखंड में शिक्षा सबका अधिकार कार्यक्रम चला रहा हूँ, तो मैं देख पा रहा हूँ कि शिक्षा में क्या क्या कमियां हैं हमारे झारखंड में, तो उसको मैं उजागर कर रहा हूँ। और कहीं ना कहीं जब मैं लोगों में वो उजागर कर रहा हूँ तो लोग बोल रहे हैं कि लड़का अच्छा बोलता है, इसको पॉलिटिक्स में आना चाहिए। तो सर पॉलिटिक्स में अगर मैं इनकेस अगर फ्यूचर में जाता हूं तो मैं अभी एज ऑफ नाउ मेरी कोई मतलब रणनीति नहीं है, मेरी कोई मतलब इस तरह का मतलब मैंने वार प्रिपेयर नहीं किया है और ना ही मैं किसी मतलब जयराम के साथ संपर्क में हूँ, किसी के साथ संपर्क में हूँ। फिर भी अगर फ्यूचर में अगर मुझे अगर पॉलिटिक्स में आना पड़ा, इनकेस अगर इफ पीपल फोर्स मी टू कम ऑन द पॉलिटिक्स, जैसे कि मेरा यूट्यूब वीडियो देख के लोगों को लगता है कि यू शुड कम अप फॉर द पॉलिटिक्स, वो लोग क्लियरली बोलते हैं कि आपको पॉलिटिक्स में आना चाहिए, बट सर मेरा पॉलिटिक्स में एक्सपीरियंस 0 है। तो अगर मैं पॉलिटिक्स में आता हूं तो सबसे पहला सर मेरा ज्वलंत मुद्दा रहेगा कि एजुकेशन पे रहेगा सर, कि आज हमारे देश के हमारे राज्य में ही नहीं सर, हमारे देश में एजुकेशन पॉलिसी में क्या कमियां हैं कि हमारे जो राज्य हैं, हमारे जो जगह है, वहां पे सरकारी स्कूलों में बच्चे घटते जा रहे हैं और प्राइवेट स्कूलों में बच्चे बढ़ते जा रहे हैं। ये कौन सी कमी है और इस कमी को कैसे हम लोग दूर कर रहे हैं? सर इंटरनेशनल स्कूल खुल रहे हैं यहाँ पे, बड़े बड़े हमारे ही गांव में देखिए सर तरह 4 प्राइवेट स्कूल खुल गए हैं। और मेरे ही पास मैं जिस स्कूल से पढ़ा हूँ प्राथमिक विद्यालय पिंडाजोरा, वहां पे मैं गया था एक दिन बच्चों को पढ़ाने के लिए, वहां मैंने देखा 40 बच्चे नहीं है। तो क्या खूबियां हैं
सरकार एजुकेशन पे बहुत ज्यादा खर्च कर रही है। एक सरकारी टीचर का 60,000 70,000 रुपए वो लोग सैलरी दे रही है, फिर भी वो कौन सी कमियां है, उतनी सैलरी देने के बाद भी बच्चे वहां ना पढ़ के जो अभिभावक उनको प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सर अगर मैं पॉलिटिक्स में आता हूँ और अगर मुझे चांस मिलेगा तो इन सारे मुद्दों पर मैं जरूर बात करना चाहूंगा, शिक्षा पर मैं जरूर बात करना चाहूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर सारे बच्चों को शिक्षित कर दिया जाए, उनको उनके अधिकारों के बारे में बता दिया जाए, तो बच्चे खुद से लड़ेंगे। फिर अगर उनको अधिकारों के बारे में सारे इंसानों को पता चल जाएगा, फिर किसी क्रांति की जरूरत नहीं पड़ेगी हम लोगों को। खुद में वो लोग सब लोग अपना क्या करेंगे, अपने प्रॉब्लम के बारे में लोग जानेंगे, अच्छे बुरे के बारे में जानेंगे, अधिकारों के बारे में जानेंगे, खुद लड़ेंगे और किसी तरह की क्रांति फ्यूचर में नहीं होगी। और हमारा जो राज्य है बहुत शांति वाला राज्य होगा, और हमारा जो देश है बहुत ही वन ऑफ द पीसफुल कंट्री ऑफ वर्ल्ड होगा। आपका मेरे जवाब को अधूरा रह गया। आपने अभी तक सीट पर सस्पेंस बनाए रखा है। सीट पे नहीं सर, कौन से सीट पर रहेगी, कौन से? सर ये पब्लिक ओपिनियन होगा सर, अगर जनता मुझे लोग अपना ओपिनियन देगी, इस पे मैं कोई सर कोई विचार नहीं रखना चाहूंगा सर। जी। तो जाते जाते एक सवाल ये कि आप अब जो है आने वाले दिनों में, क्योंकि अब समय कम बचा है, और अब डॉक्टर जयदेव कुमार महतो आने वाले दिनों में उनको हम विधायक के तौर पर या विधायक के प्रत्याशी के तौर पर देख सकते हैं? वो तो पता नहीं सर, आप विधायक के तौर पर मुझे फ्यूचर में देखिएगा कि नहीं, पर मुझे ग्रामीण शिक्षक के रूप में आप फ्यूचर में हमेशा देखते रहिएगा कि मैं गांव में जा रहा हूं और बच्चों को पढ़ा रहा हूं, और ये मेरा कंटिन्यू रहेगा। आखिरी सवाल, डॉक्टर जय कुमार महतो अपने कुर्मी समाज से, मुझे मालूम नहीं लेकिन मुझे अंदाजा ये है, तो नहीं सर, ये आपके बहुत क्लियर रूप से स्पष्ट करना चाहूंगा सर कि मेरा टाइटल है, बट मैं कुर्मी नहीं हूँ सर। इसी बात से तो मैं प्रभावित हूँ। मुझे भी लगता था कि जयराम महतो सब कुर्मी है, लेकिन नहीं सर, वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे कम्युनिटी के लोग हैं, बहुत सारे लीजेंड के लोग हैं। और मेरा मैं भी सवाल सर कुछ और से करना चाहता हूँ कि मैं महतो हूँ और मेरा जो जाति है वो कुम्हार है, प्रजापति का है, जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। तो लोग भी बहुत डाउट होते हैं, बोलते हैं सब सब महतो की लाइन राजनेता बनो, सब महतो की लाइन सीट ले लेते हैं। तो ये सर अच्छा, नहीं मतलब नहीं, ठीक है, वो अलग। मेरा सवाल ये था कि आपके समाज में या आपके आसपास के लोग में कितने ऐसे लोग हैं जिसके आगे डॉक्टर लगा हुआ है? सर बहुत, आई थिंक बहुत कम ही लोग होंगे, और मेरे क्षेत्र का आई थिंक आई एम द वन ओनली हु मतलब हु लाइक ऑब्टेन द पीएचडी डिग्री फ्रॉम आईआईटी, और आई थिंक आई एम ओनली वन हु गॉट द पोस्ट डॉक्टरेट, मतलब पोस्ट डॉक्टरेट फ्रॉम यूएसए, आई थिंक इन माय एरिया, इन माय रीजन लाइक। तो मुझे नहीं लगता कि कोई है, और मैं चाहता हूं कि लोग सर वहां से वापस आने का इरादा ही मेरा है कि यहाँ के लोगों को मैं इतना मतलब बच्चों को इतना प्रेरित करूंगा और इतने सारे स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बारे में जानकारी दूंगा कि आने वाले 3-4 साल में अगर मेरा आप इंटरव्यू लीजिएगा फ्यूचर में, तो मैं बताऊंगा कि सर इस टाइम पे ये गरीब का बच्चा अमेरिका में पढ़ रहा है, अमेरिका में बीटेक कर रहा है, अमेरिका में एमटेक कर रहा है। तो ये मेरा पर्सनल मतलब एक मतलब उद्देश्य है जो मैं लेके चल झारखंड रहा हूँ सरकार ने झारखंड। हाल में एक योजना शुरू की है जिसमें विदेश में बच्चों को भेजा जा रहा है, तो उस योजना पर जाते जाते टिप्पणी कर दीजिए। सर उस योजना का मतलब बहुत अच्छी है, मतलब इस पे मैं बहुत सराहनीय बोलूंगा, बट सर प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, देखिए प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है कि वो जो मतलब जो उन लोगों ने जो स्कॉलरशिप मतलब बनाया है, इस पे सर ग्रामीण बच्चों को बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि ग्रामीण बच्चों में रिसोर्सेज की कमी है और जानकारी की कमी है। तो इस तरह का स्कॉलरशिप प्रोग्राम जब भी सरकार निकालती है, तो आई थिंक उनको ग्रामीणों के बीच में जाके, जो रिमोट एरिया है झारखंड का, उसमें जाके उनको अवेयरनेस प्रोग्राम फैलाना चाहिए कि ये मैं स्कॉलरशिप दे रहा हूँ, यू कम अप एंड फिल फॉर दिस स्कॉलरशिप एंड यू गॉट अ चांस टू स्टडी इन अब्रॉड। बट सर जानकारी के कमी के कारण क्या हो रहा है, जो शहर के लोग हैं फटाफट उस स्कॉलरशिप को भर रहे हैं। और आपको तो सर पता ही है हमारा सरकारी तंत्र क्या है, अगर 1000 रुपए खर्च करेंगे तो आपका पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट भी बन जाएगा, 1000 रुपए खर्च करेंगे तो आपका एसटी/एससी सर्टिफिकेट भी बन जाएगा। उस सर्टिफिकेट के कागज के टुकड़े के बल पे वो स्कॉलरशिप उन लोगों को मिल जा रही है जो डिजर्व नहीं कर रहे हैं, और जो स्कॉलरशिप डिजर्व करते हैं वो बेचारा कहीं ना कहीं गांव में ही है और मजदूरी कर रहे हैं और किसानी कर रहे हैं। तो आई थिंक इस तरह का स्कॉलरशिप प्रोग्राम निकालने से पहले, निकालने के बाद गवर्नमेंट को रिमोट एरिया में जाके इसका प्रचार करना चाहिए, अवेयरनेस फैलाना चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा ग्रामीण बच्चों को इसका लाभ मिल सके, और यहाँ के जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं वो विदेशों में भी जाके अपना झंडा ला रहे हैं। चलिए जयदेव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आपने बहुत लंबी बातचीत की, हालांकि कम देर की बातचीत का वादा हुआ था, लेकिन आपने बहुत विस्तार से बातें रखी, और बड़ी संख्या में दर्शक जुड़े और सब आपकी बातचीत से प्रभावित हो रहे हैं। तो आने वाले दिनों में एक भविष्य के राजनेता के तौर पर हमने डॉक्टर जयदेव महतो से बात की, और वो अमेरिका से लौटे हैं, झारखंड की सेवा करने आए हैं, जेबीकेएसएस से प्रभावित तो है ही, लेकिन चुनाव लड़ने का उनका अपना अभी फिलहाल कोई इरादा नहीं।
जेएमएम और बीजेपी को लेकर भी उन्होंने कई स्पष्ट बातें की है। तो हमारी इस बातचीत को जरूर शेयर कीजिए, फिर से दोबारा यूट्यूब पर सुनिए और शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए, ताकि हमारा भी उत्साह बने रहे और डॉक्टर जयदेव जैसे लोगों को एक मंच भी हम मुहैया कराते रहे। तब तक के लिए जोहार, नमस्कार। जय हिंद, जोहार झारखंड, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू।